हंटर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य परिसर आज किसी किले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ चहल पहल थी। बड़े बड़े मीडिया हाउस की गाड़ियां, कैमरों की चमक और पत्रकारों का शोर। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो टीवी रिपोर्टर कम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा लग रहा था। एक 20-21 साल का नौजवान जिसने एक भड़कीला जैकेट पहना था और जिसके बाल जल लगाकर एकदम सेट किए हुए थे, अपने फोन की स्क्रीन को आईना बनाकर अपनी लटें संवार रहा था। ये था जोजो स्टीमर। जोजो ने अपने बालों को आखिरी बार झटका दिया, अपने दांतों को चेक किया और सामने खड़े कैमरामैन को आंख मारी। ऑल सेट बडी? जोजो ने पूछा। कैमरामैन ने थम्स अप करते हुए इशारा किया। रोलिंग। लाल बत्ती जलते ही जोजो के चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान चिपक गई। वो कैमरे के लेंस में ऐसे झांका जैसे अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देख रहा हो। तो कैसे है दोस्तों, मैं हूं आपका अपना, आपका चहेता जोजो स्टीमर। उसने अपने हाथ फैलाए। मुझे इस नई जगह, इस नए चैनल और इस नए अवतार में देखकर आप लोग जरूर चौंक गए होंगे, है ना? तो फिकर नॉट पब्लिक, जोजो स्टीमर ने अब ऑफिशियली हंटर न्यूज को ज्वाइन कर लिया है। अब आपको मिलेगी हर खबर सबसे तेज और सबसे मसालेदार। जोजो ने एक नाटकीय अंदाज में अपने पीछे इशारा किया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जगह हंटर ऑर्गेनाइजेशन के मेन हॉल में मौजूद हूं। आज यहां इतिहास लिखा जाने वाला है। दुनिया भर के एम्परर्स, बड़े बड़े गिल्ड मास्टर्स और प्रेसिडेंट्स का आना शुरू हो चुका है। माहौल एकदम गर्म है। तभी मेन गेट पर हलचल हुई। फ्लैश लाइट्स की चमक बढ़ गई। जोजो की बाज जैसी नजर उधर गई। ओ तेरी, वो देखो, एम्परर्स आ गए। जोजो कॉलर का माइक संभालते हुए भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। सामने से एम्परर लेवल के हंटर्स का एक समूह आ रहा था और सबसे आगे चल रही थी एम्परर आरना। उसकी चाल में एक अलग ही रुतबा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक ठंडी गंभीरता। जोजो जानता था कि आरना से पंगा लेना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना है। लेकिन जोजो तो जोजो था, डेविल का सबसे बड़ा फैन बॉय। वो तेजी से भागा और आरना के एकदम सामने जाकर रुका, जैसे कोई सुसाइड मिशन पर हो। हेलो एम्परर आरना मैम, जोजो ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा। सॉरी ऐसे रास्ता रोकने के लिए, मैं केबी ग्रुप से हूं, बस एक छोटा सा सवाल था। आरना रुकी। उसने जोजो को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, हटो या हटा दूं? लेकिन कैमरों को देखकर उसने शालीनता से हाँ में सिर हिला दिया। जोजो के कॉलर पर माइक लगा था, इसलिए उसने कोई माइक आगे नहीं किया। उसने सीधा आरना की आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने वहां मौजूद हर रिपोर्टर के कान खड़े कर दिए। मैम, जोजो ने गंभीर होते हुए कहा, लास्ट टाइम वो जो घटना हुई थी, सुना है कि आप अपनी टीम को हैंडल करने और अपने जूनियर्स को बचाने में नाकाम रही थीं। और तो और, जोजो ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि सबको सुनाई दे। मैंने ये भी सुना है कि आपने डेविल को देखते ही उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की थी जिसमें आपके अपने जूनियर फंसे हुए थे। अगर वो बैरियर टूटता तो वहां इतना बड़ा ब्लास्ट होता कि वो सारे जूनियर और आसपास के कमजोर लोग मारे जाते। क्या आप इस पर कोई सफाई देना चाहेंगी? क्या डेविल के लिए नफरत लोगों की जान से ज्यादा जरूरी थी? ये सवाल किसी बम धमाके से कम नहीं था। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। आरना के चेहरे की लकीरें सख्त हो गईं। उसने जोजो को घूरा, लेकिन अपना आपा नहीं खोया। उसने गहरी सांस ली और बेहद ठंडे स्वर में बोली, क्या नाम है तुम्हारा? जोजो? हाँ, मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे हैं। आरना के होंठों पर एक तिरछी व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। काफी बड़े पुजारी हो तुम डेविल के। लेकिन सुन लो मिस्टर जोजो, मेरे लिए वो कोई हीरो नहीं है। वो उन डीमंस में से एक है और मेरा काम है डीमंस को खत्म करना। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अगर उस दिन मैं डेविल को खत्म कर देती तो शायद फ्यूचर में उसकी वजह से जाने वाली हजारों जानें बचाई जा सकती थी। एक बड़ी तबाही को रोकने के लिए मुझे उन कुछ हंटर्स की जान बचाने से ज्यादा जरूरी उस खतरे को जड़ से मिटाना लगा। इसे तुम क्रूरता कहो या फर्ज, ये तुम्हारी सोच है। आरना ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे जोजो को पीछे हटना पड़ा। आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अब मेरा रास्ता छोड़िए। इतना बोलकर आरना वहां से आंधी की तरह निकल गई। जोजो एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन उसने तुरंत कैमरा की तरफ देखकर कंधे उचकाए। देख लिया पब्लिक, एटीट्यूड। तभी आरना के पीछे पीछे एक और एम्परर आ रहा था, एम्परर शिवाय। उसकी एंट्री किसी एम्परर जैसी कम और किसी ऐसे इंसान जैसी ज्यादा थी जिसे रविवार की सुबह जबरदस्ती नींद से जगाकर दूध लाने भेजा गया हो। वो अपने पैर घसीटते हुए चल रहा था। आंखें आधी बंद थी और ऐसा लग रहा था कि वो चलते चलते ही सो जाएगा। उसे देखते ही जोजो का चेहरा खिल गया। हेलो एम्परर शिवाय, सर कैसे हैं आप? शिवाय ने जोजो को ऐसे देखा जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। बस इतनी सी आवाज निकली। जोजो ने हिम्मत नहीं हारी। सर क्या एक छोटा सा सवाल कर सकता हूं प्लीज? शिवाय ने एक बड़ी सी उबासी ली।
उसने अपनी पलकें झपकाईं और अपनी भारी आवाज में कहा, सवाल तुम कर सकते हो, लेकिन जवाब देना या ना देना मेरे मूड पर है, और मेरा मूड अभी सोने का है। जो हंस पड़ा, सर मूड तो हमारा भी बन ही जाएगा। तो सवाल यह है कि हम सभी जानते हैं कि आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एम्परर्स में से एक है। आपकी ताकत बेमिसाल है। क्या आप हमारे व्यूअर्स और नए हंटर्स को बता सकते हैं कि आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने का राज क्या है? आप कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं? जो ने माइक की तरफ कान लगा लिया। सबको लगा अब शिवाय कोई भारी भरकम ज्ञान देगा, जैसे पहाड़ों पर तपस्या, दिन में 18 घंटे ट्रेनिंग या कोई खास डाइट। शिवाय रुका। उसने आसमान की तरफ देखा, मानो गहरा चिंतन कर रहा हो। मेरे स्ट्रांग होने का राज, उसने धीरे से कहा। जोजो ने उत्साह में सिर हिलाया। जी सर, मतलब आप ऐसा क्या करते हैं? शिवाय ने जोजो की आंखों में देखा और दुनिया का सबसे सीरियस जवाब दिया, मैं सोता हूं। जोजो के चेहरे पर सन्नाटा था। वो शिवाय को हैरानी से देखता रहा। फिर मैं खाता हूं। जोजो का चेहरा उतरता जा रहा था, लेकिन अभी भी कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद बनी हुई थी। तभी शिवाय बोले, और हां, उसके बाद मैं फिर सोता हूं। जोजो का मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। कैमरामैन कैमरा हिलाना भूल गया। वहां खड़े बाकी रिपोर्टर्स के पेन हाथ से गिर गए। क्या? सबके चेहरों पर एक ही एक्सप्रेशन था। शिवाय ने यह बम फोड़ने के बाद जोजो को वहीं बुत बना छोड़कर आगे बढ़ गया। वो जाते जाते बड़बड़ा रहा था, जो माइक ने पकड़ लिया। पता नहीं ये लोग इतनी मीटिंग्स क्यों रखते हैं यार, और रखते भी हैं तो मुझे क्यों बुलाते हैं? मेरा बिस्तर मुझे याद कर रहा होगा। बोलते बोलते उसने एक और जबरदस्त अंगड़ाई ली। जोजो ने झटके से सिर हिलाया और होश में आया। वाह! तो देखा दोस्तों, ईट स्लीप रिपीट, ये है असली एम्परर का मंत्र। ट्राई मत करना, वरना एम्परर बनना तो नहीं पर मम्मी से चप्पल पड़ना तय है। तभी कैमरामैन ने जोजो को कोहनी मारी। बॉस, वो देखो रणविजय। रणविजय वो अपनी छाती चौड़ी करके चश्मा लगाकर ऐसे आ रहा था जैसे पूरा इवेंट उसी के लिए हो। उसने दूर से ही जोजो को और कैमरों को देख लिया था। उसने मन ही मन रिहर्सल कर ली थी कि कैसे वो मीडिया को इग्नोर करने का स्वैग दिखाएगा। रणविजय जोजो के पास पहुंचा और हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा करने ही वाला था। नो कमेंट्स। लेकिन जोजो की नजर रणविजय के पीछे जा चुकी थी। रणविजय मुंह खोलने ही वाला था कि जोजो ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो हवा हो। जोजो उसके बगल से सन्न से निकल गया। रणविजय का हाथ हवा में ही लटका रह गया। जोजो कैमरामैन को खींचते हुए रणविजय के पीछे की तरफ भागा और चिल्लाया, अरे वो देखो, फैमिलिया के एम्परर आ रहे हैं, चलो जल्दी, वो ज्यादा जरूरी है। रणविजय वहीं खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये बेइज्जती, वो भी लाइव टीवी कर। उसके ठीक पीछे अमर रायचंद खड़ा था। ये नजारा देखकर अमर से रहा नहीं गया। वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। भाई रणविजय, क्या पोपट हुआ है तेरा? लड़के ने तुझे सीन जोन कर दिया। अमर की हंसी रणविजय के कानों में शीशे की तरह चुभ रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची, चश्मा ठीक किया और पैर पटकते हुए आगे बढ़ गया। जोजो फैमिलिया के मुख्य एम्परर्स के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसे घास नहीं डाली। उन्होंने उसे दूर से ही हाथ दिखाकर रोक दिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। जोजो ने कैमरा में देखकर कंधे उचकाए। खैर, ये थे फैमिलिया के एम्परर्स। थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा है पर चलता है। तभी एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन हल्की सी कांपी। ये किसी कार का इंजन नहीं, बल्कि किसी तूफान के आने का संकेत था। जोजो के कान खड़े हो गए। उसने मुड़कर गेट की तरफ देखा। वहां एक खामोशी छा गई। बाकी मीडिया वाले भी चुप हो गए। गेट से एक एक करके बेहद महंगी, काली और आमर लग्जरी कारों का एक काफिला अंदर आ रहा था। हर कार की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। आगे की एक कार पर राय फैमिली का शाही लोगो लगा था, लेकिन सबकी नजरें बीच वाली कार पर टिक गईं। वो कार बाकी सबसे अलग थी, बड़ी, भव्य और डरावनी। उसके बोनट पर सुनहरे अक्षरों में एक नाम लिखा था, जिसे पढ़ते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। डेविल। जोजो की आंखें चमक उठीं। उसने चीखते हुए कहा, दोस्तों, अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि जिसका हम सबको इंतजार था वो आ गया है। बाप ऑफ ऑल लेजेंड्स, डेविल की एंट्री हो चुकी है। अब क्या होगा जब डेविल और आयत उस कार से बाहर निकलेंगे? क्या रणविजय और फैमिलिया के एम्परर्स इस अपमान का बदला लेंगे? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। हंटर ऑर्गेनाइजेशन का वो बड़ा हंटर हॉल, जहां आमतौर पर सिर्फ संजीदा चेहरे और हथियारों की खनखनाहट सुनाई देती थी, आज वहां का नजारा किसी रेड कारपेट इवेंट जैसा हो गया था। हवा में गड़गड़ाहट गूंजी, महंगी और सुपर पावरफुल इंजनों की आवाज। सभी की नजरें मेन गेट की ओर घूम गई।
वहां से एक के बाद एक काली और चमचमाती लग्जरी गाड़ियों का एक पूरा काफिला अंदर दाखिल हो रहा था। ये कोई नॉर्मल काफिला नहीं था। गाड़ियों की चमक ऐसी थी कि सूरज भी शर्मा जाए। आगे की एक कारों के बोनट पर सुनहरे अक्षरों में RAI यानी राय लिखा था, जो अमीरी और रुतबे की निशानी थी। लेकिन सबके रोंगटे तब खड़े हुए जब उनके पीछे वाली गाड़ियां नजर आई। उन कारों का रंग गहरा काला था, जैसे आधी रात का अंधेरा, और उनके बोनट पर शुद्ध सोने यानी गोल्ड से एक नाम लिखा था, जिसे पढ़ते ही दिलों की धड़कनें रुक गई। डेविल। जो स्टीमर, जो अब तक बोर हो रहे कैमरामैन को चुटकुले सुना रहा था, ये नज़ारा देखकर उछल पड़ा। उसका चेहरा ऐसे खिल गया जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट की दुकान मिल गई हो। उसने कैमरे की लेंस में उंगली दिखाते हुए चीख कर कहा, "हो माय गॉड, वो देखो कैमरामैन, जल्दी जूम कर भाई।" जोजो की सांसें तेज चल रही थीं। वो कैमरे के सामने आया, बाल ठीक किए और अपनी कमेंट्री शुरू की, जिसमें रिपोर्टर कम और फैन बॉय ज्यादा झलक रहा था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो आ गया है, हमारा अपना हंटर्स की दुनिया का असली बादशाह, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द डेविल। जोजो ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, और जैसा कि मार्केट में रूमर्स थे, आज वो कंफर्म हो गए हैं। राय फैमिली और डेविल एक साथ आए हैं। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी एक ही लाइन में है। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये एक ऐलान है कि आज हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कुछ तो धमाकेदार होने वाला है। इतिहास बदलने वाला है आज। तभी गाड़ियों का काफिला एक सधे हुए अंदाज में रुका। टायरों की हल्की सी चूं की आवाज आई। सबसे पहले आगे वाली राय फैमिली की कार का दरवाजा खुला। उसमें से विश्वास राय और एम्परर उमंग बाहर निकले। उनके चेहरों पर एक गरिमापूर्ण मुस्कान थी। लेकिन असली ड्रामा पीछे वाली कारों में हुआ। पीछे वाली कार से कबीर और ड्यू बाहर निकले। ड्यू ने बाहर आते ही अपने कोट को झाड़ा और एक बाज की तरह चारों तरफ नजर दौड़ाई, और फिर बीच वाली सबसे खास कार का दरवाजा खुला। पहले एक काला चमचमाता बूट जमीन पर पड़ा, फिर वो काला लबादा दिखा, और आखिर में वो सुनहरा मुखौटा। डेविल बाहर आया। उसके ठीक बगल वाले दरवाजे से आयत उतरी। आज आयत ने अपनी सादगी में भी गजब ढाया हुआ था। दोनों एक साथ खड़े हुए, जैसे अंधेरे का राजा और चांदनी की रानी। ये नज़ारा देखकर जोजो का सेंसर उड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये वो चमक नहीं थी जो एक रिपोर्टर की आंखों में खबर देखकर आती है। ये वो चमक थी जो एक भक्त की आंखों में अपने भगवान को देखकर आती है। जोजो अपना माइक वाइक भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि वो लाइव है। डेविल भाई, जोजो ने एक दीवाने की तरह दौड़ लगा दी। वो भीड़ और सुरक्षा घेरे की परवाह किए बिना सीधा डेविल की तरफ भागा। उसे दुनियादारी का कोई होश नहीं था। उसे बस अपने हीरो को छूकर देखना था कि वो सच में है या नहीं। वो लगभग डेविल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक जमीन से जैसे कोई साया उठा। जोजो के ठीक सामने डेविल से बमुश्किल 2 कदम की दूरी पर एक काली दीवार खड़ी हो गई। जोजो ने हैंड ब्रेक लगाया और गिरते गिरते बचा। उसने ऊपर देखा। उसके सामने ड्यू खड़ा था। ड्यू की हाइट, उसकी चौड़ी छाती और उसकी खतरनाक आंखें जोजो को घूर रही थीं। ड्यू ने कुछ बोला नहीं, बस अपनी मौजूदगी से ही बता दिया, बेटा 1 इंच और आगे बढ़े तो इतिहास बन जाओगे। कैमरामैन के हाथ कांप गए। जोजो भी एक पल के लिए सहम गया, लेकिन जोजो तो जोजो था। उसकी नजरें ड्यू को चीरते हुए पीछे खड़े डेविल पर टिकी थीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक पपी डॉग वाली मासूमियत थी। उसने हाथ जोड़ते हुए एक रोने वाली आवाज में ड्यू के पीछे खड़े डेविल से कहा, डेविल भाई, प्लीज प्लीज मुझे आने दीजिए। मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, कसम से। मैंने आपके पोस्टर अपने कमरे में लगा रखे हैं। डेविल, जो अपनी मास्क के पीछे ये तमाशा देख रहा था, थोड़ा हैरान हुआ। फैन? मेरा? अबे मैं कोई शाहरुख खान हूँ क्या जो ये मिलने आ गया? मैं खूंखार डीमन लॉर्ड हूँ भाई। लोग मुझसे डरते हैं, सेल्फी नहीं लेते। लेकिन फिर डेविल ने जोजो के चेहरे को गौर से देखा। उसे कुछ याद आया। अरे ये तो वही है, वो लाइव स्ट्रीमर जिसने मेरी कई वीडियोस वायरल की थी। जब दुनिया मुझे गालियां दे रही थी, तब ये लड़का मेरे लिए बोल रहा था। ध्रुवांश के दिल में एक नरम कोना जाग गया। आखिरकार ये लड़का उसका समर्थक था। डेविल ने ड्यू के कंधे पर हाथ रखा और शांत आवाज में कहा, ड्यू हटो, आने दो उसे। ड्यू तुरंत एक मशीन की तरह साइड हो गया। हालांकि उसकी नजरें अभी भी जोजो पर ही थीं। ड्यू के हटते ही जोजो का चेहरा ऐसे खिल गया जैसे उसे लॉटरी मिल गई हो। थैंक यू सो मच डेविल भाई। वो दौड़कर डेविल के पास आया। अब कायदे से उसे दूर रहकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन जोजो ने आओ देखा न ताओ, तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाला और सीधा डेविल के बिल्कुल करीब सटकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ डेविल के कंधे पर रख दिया। डेविल का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। ये क्या कर रहा है? मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है? डेविल मन ही मन हैरान था। इसको मुझसे डरने लगता क्या? और मेरा मास्क, इसका ऑरा तो अच्छों की हालत खराब कर देता है। ये लड़का इतना नॉर्मल कैसे है? असल में डेविल, ध्रुवांश एक बात से अनजान था। उसके मास्क की जादुई शक्ति भावनाओं पर काम करती थी। वो मास्क उन लोगों को दबाता और डराता था जो डेविल के लिए नफरत या दुश्मनी का भाव रखते थे। दुश्मन के लिए वो मास्क मौत का चेहरा था।
लेकिन जोजो के दिल में डेविल के लिए ना तो नफरत थी न दुश्मनी। उसके दिल में तो अंधी भक्ति और प्यार था। इसलिए उस मास्क का प्रेशर जोजो पर काम ही नहीं कर रहा था। उसके लिए वो सिर्फ एक कूल एक्सेसरी थी। यही वजह थी कि मूनलाइट रेन के लोग या आयत भी डेविल के पास सहज रहते थे, क्योंकि उनके मन में मैल नहीं था। जोजो ने कैमरा ऊपर किया, एक चौड़ी मुस्कान दी और क्लिक। ओ भाई साहब, ये फोटो तो फ्रेम करवाऊंगा मैं। सेल्फी लेने के बाद भी जोजो का मन नहीं भरा। उसने अपनी जेब से एक परमानेंट मार्कर निकाला और डेविल की तरफ बढ़ा दिया। फिर वो डेविल की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया। डेविल भाई प्लीज एक छोटा सा ऑटोग्राफ दे दो ना, मेरी टी शर्ट पर, पीठ पर, प्लीज ना मत करना। पीछे खड़ा कैमरामैन अपना सर पीट रहा था। शर्म कर ले जोजो, लाइव चल रहा है। वहीं हजारों मील दूर अपने ऑफिस में बैठा विल्सन, जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। ये जोजो सच में एक बच्चा है, लेकिन मानना पड़ेगा बंदे में दम है। इसकी इसी बेवकूफ़ी और मासूमियत की वजह से हमारे चैनल की टीआरपी आसमान छू रही है। मुझे यकीन है आज वो यहाँ का माहौल संभाल लेगा। व्यूवर्स भी पागल हो गए थे। चैट बॉक्स में इमोजीज की बाढ़ आ गई थी। LOL, ये क्या हो रहा है? भाई को डर नहीं लगता? डेविल भाई भी कंफ्यूज्ड है। डेविल कितना कूल है। वो डेविल के साथ लड़की कौन है? बहुत खूबसूरत है। मुझे तो डेविल का बॉडीगार्ड बहुत अच्छा लगा। इधर डेविल ने गहरी सांस ली। उसने ना में सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो किस्मत ही खराब है मेरी, और मार्कर लेकर जोजो की टी शर्ट की पीठ पर अपना सिग्नेचर कर दिया। डेविल। साइन मिलते ही जोजो खुशी से नाचने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने गिरगिट की तरह रंग बदला। उसका फैन बॉय मोड ऑफ हुआ और प्रोफेशनल रिपोर्टर मोड ऑन हो गया। उसने अपना माइक सही किया और गंभीर चेहरे से डेविल से पूछा, डेविल भाई, फैन मोमेंट के लिए माफी, लेकिन क्या हम कुछ जरूरी सवालों के जवाब जान सकते हैं? जनता जानना चाहती है। डेविल भी इम्प्रेस था कि लड़का कितनी जल्दी अपने काम पर लौट आया। वो जानता था कि ये सही मौका है अपनी बात रखने का। डेविल ने हमें सिर हिलाया। पूछो। जोजो ने कैमरा की ओर देखा, फिर डेविल की ओर। तो डेविल भाई, सबसे पहले ये जो आपके साथ पावरफुल टीम आई है, क्या आप हमारी ऑडियंस को इनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? ये खूबसूरत मैम और ये बाहुबली सर कौन है? डेविल ने आयत की ओर इशारा किया। ये हैं ब्लड मून सिटी की रानी और मेरी सहयोगी, आप इन्हें ब्लड क्वीन कह सकते हैं। फिर ड्यू की ओर इशारा किया, और ये ड्यू है मेरा साया और स्काई सिटी का सेनापति। इसके बाद उसने एल्डर रैल का परिचय दिया। इसके बाद जोजो ने वो सवाल पूछा जिसका इंतजार सबको था, और राय फैमिली, उनका आपके साथ आना है, क्या ये कोई गठबंधन है? डेविल ने कबीर और विश्वास राय की ओर देखा और एक सधी हुई मुस्कान के साथ लाइव कैमरा पर बम फोड़ा। राय फैमिली यहाँ मेरे साथ दोस्ती निभाने नहीं, बल्कि बिजनेस करने आई है। एक ऐसा बिजनेस जो हंटर्स की दुनिया बदल देगा। हम एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं, जिसका खुलासा आज की मीटिंग में होगा। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा, और कबीर इस डील का चेहरा है। ये लड़का आज कुछ ऐसा पेश करने वाला है जो आप सब ने सोचा भी नहीं होगा। जोजो की आंखें चमक उठीं। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, डेविल और राय फैमिली बिजनेस पार्टनर्स। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। डेविल ने एक आखिरी बार कैमरा में देखा और फिर अपनी टीम के साथ हंटर हॉल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, जहां एम्परर्स की महफिल उसका इंतजार कर रही थी। ये शायद उसकी साजिश। हॉल के अंदर क्या होगा? रिकवरी पोशन का राज खुलने पर दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, और क्या मीटिंग शांतिपूर्ण रहेगी? कहानी जारी है। हंटर ऑर्गेनाइजेशन का वो गुप्त मुख्यालय, जो आम दुनिया की नजरों से ओझल था, आज किसी ज्वालामुखी के मुहाने जैसा महसूस हो रहा था। शांत, लेकिन अंदर ही अंदर धधकता हुआ। लग्जरी कारों का काफिला बाहर रुक चुका था। अब बारी थी उस वॉक की, जिसके चर्चे आने वाले कई सालों तक होने वाले थे। डेविल, आयत, ड्यू, एल्डर रैल और राय फैमिली के सदस्य विश्वास राय, उमंग और कबीर एक साथ गलियारे में आगे बढ़ रहे थे। उनके चलने की रफ्तार में एक ऐसा लय था, जैसे कोई सेना युद्ध जीतने के बाद अपने किले में दाखिल हो रही हो। उनके स्वागत के लिए गेट पर खड़ा गार्ड कोई मामूली संतरी नहीं था। वो एक हीरो लेवल का हंटर था। बाहरी दुनिया में जिस हंटर के ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनें लगती थीं, यहाँ वो सिर्फ एक गाइड बनकर खड़ा था। ये बताने के लिए काफी था कि हंटर ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या है। गाइड ने झुककर रास्ता दिखाया और उन्हें मीटिंग हॉल की ओर ले चला। वहीं यहाँ होने वाली मीटिंग लाइव फ्रॉस्ट फैंग एम्पायर में भी होने वाली थी। ये दुनिया का वो हिस्सा था जहाँ कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ की हवा में ही स्पिरिचुअल एनर्जी घुली हुई थी। कहा जाता है कि फ्रॉस्ट फैंग की सड़कों पर अगर आप किसी से कंधा भी टकरा जाएं, तो हो सकता है कि वो कोई एलिमेंटल लेवल का जादूगर या कोई ग्रैंड मास्टर हो। यहाँ की 90% आबादी हंटर थी। वहीं DH लैंड में बेचारा जोजो स्टीमर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं जा सकता था। उसे बाहर एक अलग स्टूडियो रूम में बैठाया गया था, जहां वो लाइव फीड देखकर अपनी कमेंट्री करने वाला था। यही वजह थी कि विल्सन, जो KB ग्रुप का मालिक था, यहां नहीं आया था।
वो वहां होने वाली मीटिंग का हिस्सा था। वो हजारों किलोमीटर दूर अपने सुरक्षित देश में बैठकर सिर्फ तकनीकी सहायता दे रहा था। मीटिंग हॉल के बाहर एक बड़ा वेटिंग एरियल था जो किसी 7 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल जैसा लग रहा था। यहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े हंटर्स, गिल्ड मास्टर्स और रसूखदार लोग हाथों में वाइन के ग्लास लिए खड़े थे। धीमी आवाज में बातचीत चल रही थी, लेकिन सबकी नजरें दीवारों पर लगी बड़ी स्क्रीन्स पर थीं। ये स्क्रीन्स केबी ग्रुप ने लगाई थी, जिन पर मीटिंग हॉल के अंदर का लाइव नजारा दिखने वाला था। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब डेविल स्क्रीन पर नजर आए। और तभी मीटिंग हॉल का वो भारी भरकम नक्काशीदार दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही हॉल की सारी आवाजें थम गईं। पिन ड्रॉप साइलेंस। सबसे पहले डेविल अंदर दाखिल हुआ। उसका काला लबादा, सुनहरा मुखौटा और उसके पीछे चल रही आयत की वो जानलेवा खूबसूरती, इस कॉम्बिनेशन ने वहां बैठे दिग्गजों की सांसें रोक दी। उसके एक तरफ ड्यू था जो किसी काल की तरह चल रहा था, और दूसरी तरफ राय फैमिली का रुतबा। जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, सभी नजरें उन पर गड़ गईं। कमरे के एक कोने में फिमिलिया देश का डेलीगेशन बैठा था। उनकी आंखों में डेविल के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, इस इंतजार में कि कब मौका मिले और कब हमला करें। दूसरी तरफ डीएच लैंड के सेक्शन में बैठी एम्परर आर्ना की प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी। डेविल को देखते ही उसका शरीर तनाव से भर गया। उसके दांत एक दूसरे पर भिंच गए और टेबल के नीचे उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कस गईं कि उसके नाखून हथेलियों में चुभने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो फर्ज और नफरत की आग में तपरा था। वहीं रणविजय और अमर रायचंद, जो खुद को दुनिया का बेताज बादशाह समझते थे, कुर्सी पर पसर कर बैठे थे। उन्होंने डेविल को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासीनता थी। आ गया नाटकबाज, उनके हाव भाव कह रहे थे। देखते हैं कितनी देर टिकता है ये बच्चा। उनके लिए डेविल सिर्फ एक कल का छोकरा था जिसे जरूरत से ज्यादा हाइप मिल गई थी। हॉल में बैठने की व्यवस्था किसी गोल मेज की तरह नहीं थी। यहाँ 3 अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, जैसे किसी संसद भवन में होते हैं। एक सेक्शन डीएच लैंड का था, एक फिमिलिया का, और तीसरा उस तबाह हुए देश का। वो तीसरा सेक्शन लगभग खाली था। वहां सिर्फ 3 लोग बैठे थे, 2 थके हुए एम्परर और एक महिला। वो महिला कोई साधारण हंटर नहीं थी, वो उस देश की हंटर चीफ थी, एक एलिमेंटल लेवल की पावर हाउस। लेकिन आज उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं। उसका देश, उसके लोग, उसका सब कुछ उन अनडेड राक्षसों ने तबाह कर दिया था। वो जिंदा थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। उसे देखकर हॉल में मौजूद हर शख्स को एक सिहरन महसूस हो रही थी कि अगर आज हम नहीं संभले तो कल हमारी कुर्सी भी ऐसी ही खाली और वीरान होगी। डेविल और उसकी टीम आगे बढ़ी। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। डीएच लैंड के प्रेसिडेंट, जो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, डेविल को देखते ही अपनी सीट से खड़े हो गए। प्रोटोकॉल के हिसाब से लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट खुद चलकर डेविल के पास आ रहे थे। ये डेविल के बढ़ते कद का सबूत था। प्रेसिडेंट के साथ उनके 2 हीरो लेवल बॉडीगार्ड्स और डीएच लैंड के हंटर चीफ भी खड़े हो गए। सुरक्षा घेरा मजबूत था। प्रेसिडेंट की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी आर्ना के कंधों पर थी, इसलिए आर्ना और उसकी टीम के बाकी एम्परर्स प्रेसिडेंट के चारों तरफ एक दीवार बनकर चलने लगे। लेकिन इस पूरी भीड़ में सबसे पीछे एक शख्स ऐसा था जो इन सब ड्रामेबाजी से बेहद बोर हो रहा था। एम्परर शिवाय। वो अपनी जेब में हाथ डाले धीरे धीरे पीछे चल रहा था। उसकी आंखें डेविल यानी ध्रुवांश पर टिकी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। वो मनी मन बुदबुदाया, वाह रे ध्रुवांश, मान गए तुझे। 20 साल का लौंडा और पूरी दुनिया को नचा रहा है। शिवाय ने प्रेसिडेंट और बाकी एम्परर्स को डेविल के सामने झुकते और इज्जत देते हुए देखा। इन बड़े बड़े 30 मार खान लोगों को अगर पता चल जाए कि जिस डीमन लॉर्ड के सामने ये बिछ रहे हैं वो असल में कल का छोकरा ध्रुवांश है, तो आधे तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ शिवाय और ध्रुवांश के बीच में था। शिवाय को ये सब बहुत पहले से पता था और ध्रुवांश भी जानता था कि शिवाय जानता है, लेकिन दोनों के बीच एक मूक समझौता था। शिवाय दुनिया के सामने हमेशा ऐसे नाटक करता था जैसे वो डेविल से पहली बार मिल रहा हो। ये उनका अपना ब्रो कोड था। प्रेसिडेंट डेविल के बिल्कुल करीब आ गए। उन्होंने गर्मजोशी से अपना हाथ बढ़ाया। वेलकम डीमन लॉर्ड। प्रेसिडेंट की आवाज में उत्साह था। मैं कब से आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था, आज सौभाग्य मिल ही गया। डेविल ने शालीनता से हाथ मिलाया।
शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन इसी दौरान डेविल को अपनी कनपटी पर एक चुभन महसूस हुई। किसी की नजरें उसे जला रही थीं। उसने हल्का सा सिर घुमाया। आरना, वो प्रेसिडेंट के ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे डेविल के मास्क के पीछे छिपी आंखों में झांक रही थी। उन आंखों में गुस्सा था, नफरत थी और एक सवाल था। डेविल का दिल एक पल के लिए धड़का। आरना का चेहरा, वो चेहरा उसे उसके पिछले जन्म की याद दिलाता था। वही नैन नक्श, वही आंखें, बिल्कुल उसकी उस प्रेमिका जैसी जिसने पिछले जन्म में प्यार का नाटक करके उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। पुराने जख्म हरे हो गए, एक पीस उठी, लेकिन डेविल ने अपने जज्बातों को लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और आरना को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां है ही नहीं। ये बेरुखी आरना के गुस्से को और हवा दे गई। तभी डीएच लैंड के हंटर चीफ आगे आए। ये एक एलिमेंटल लेवल का हंटर था। इसकी ताकत का कोई सानी नहीं था। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ शूम, हंटर चीफ ने अपनी आभा छोड़ी। एक अदृश्य दबाव जो किसी पहाड़ जितना भारी था, सीधे डेविल पर डाला गया। ये एक टेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि डेविल इस दबाव में घुटने टेकता है या कांपता है। लेकिन डेविल ने उनका हाथ थामा और मुस्कुराया। मास्क के पीछे उसने उस जानलेवा दबाव को ऐसे महसूस किया जैसे चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका लगा हो। उसके कंधे नहीं झुके, पैर नहीं लड़खड़ाए। हंटर चीफ की आंखों में हैरानी तैर गई। ये कैसे पॉसिबल है? मेरा एलिमेंटल प्रेशर और इस पर रत्ती भर असर नहीं। ये शख्स आखिर चीज क्या है? हंटर चीफ ने अपना हाथ पीछे खींचा। उनकी नजरों में अब डेविल के लिए डर मिश्रित सम्मान था। माहौल के तनाव को कम करते हुए प्रेसिडेंट की नजर विश्वास राय पर पड़ी। प्रेसिडेंट का चेहरा खिल उठा। वो प्रोटोकॉल भूलकर आगे बढ़े। अरे राय साहब, आप भी यहाँ हैं? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। विश्वास राय मुस्कुराए। ये दो पुराने दोस्तों और दिग्गजों का मिलन था। उन्होंने प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते हुए अपने चिरपरिचित मजाकिया अंदाज में कहा, क्या करें प्रेसिडेंट साहब, हम तो अपनी झोपड़ी में ही पड़े रहते हैं। आप ही नहीं आते कभी गरीबों से मिलने? झोपड़ी? आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। राय फैमिली का महल जो आधे शहर जितना बड़ा था, उसे झोपड़ी कहना सिर्फ विश्वास राय का ही सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता था। प्रेसिडेंट भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। चलिए बैठते हैं। प्रेसिडेंट सबको लेकर सिटिंग एरिया की ओर बढ़े। यहाँ बैठने की व्यवस्था किसी राउंड टेबल जैसी नहीं थी। ये एक कॉलेज बेंच स्टाइल की व्यवस्था थी, जहाँ लोग एक पंक्ति में बैठते थे और सामने स्टेज होता था। सबसे आगे वाली पंक्ति वीआईपी लोगों के लिए थी। सीटिंग ऑर्डर कुछ ऐसा बना। सबसे किनारे की कुर्सी पर डीएच लैंड के हंटर चीफ बैठे। उनके बगल में डीएच लैंड के प्रेसिडेंट के ठीक बगल में डेविल, और डेविल की दूसरी तरफ राय फैमिली का रुतबा। आयत, ड्यू, कबीर, उमंग और एल्डर रैल उनके ठीक पीछे वाली पंक्ति में बैठ गए, और उनके पीछे सुरक्षा के लिए आरना, शिवाय और बाकी एम्परर्स बैठ गए। मंच सज चुका था। खिलाड़ी अपनी अपनी जगहों पर थे। अब इंतजार था उस घंटी का जिसके बजते ही हंटर्स की दुनिया का सबसे बड़ा सियासी खेल शुरू होने वाला था। हंटर ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हॉल। बाहर की दुनिया के लिए ये सिर्फ एक इमारत थी, लेकिन अंदर का माहौल किसी बारूद के ढेर जैसा था। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। सभी अपनी अपनी जगहों पर जम चुके थे। डीएच लैंड, फिमिलिया और वो बदनसीब तबाह हुआ देश, तीनों गुटों के प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने थे। डेविल, आयत और राय फैमिली के लोग दर्शकों की भूमिका में थे, लेकिन उनकी नजरें बाज की तरह हर कट पर टिकी थीं। मीटिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले बोलने की बारी उस तबाह हुए देश की हंटर चीफ की थी। वो एक एलिमेंटल लेवल की हंटर थी, लेकिन आज उसके कंधों पर किसी योद्धा का कवच नहीं, बल्कि एक हारे हुए देश का बोझ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई थीं और हाथों में एक हल्का सा कंपन था। उसने अपने सामने लगे माइक को थोड़ा पास खींचा। माइक से एक हल्की सी चर चर की आवाज आई, जिसने हॉल के सन्नाटे को चीर दिया। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उसकी आवाज में गहरा दर्द था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा देश अब देश नहीं रहा। वो एक कब्रिस्तान बन चुका है। वहां अब कोई इंसान सांस नहीं लेता, कोई बच्चा नहीं खेलता। वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है, और वो अनडेड राक्षस है। उसने एक नजर फिमेलिया और डीएच लैंड के एम्परर्स पर डाली। उसकी आंखों में याचना थी। मैं यहां भीख मांगने नहीं, चेतावनी देने आई हूं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो आग आपके घरों तक भी पहुंचेगी।
इसलिए मैं चाहती हूं कि फेमिलिया और डीएच लैंड के बहादुर हंटर्स मेरा साथ दें। आइए मिलकर उन राक्षसों को खत्म करें। उसकी बात खत्म होके ही हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन इससे पहले कि कोई हमदर्दी जताता, फेमिलिया के सेक्शन से एक भारी और रूखी आवाज आई। ये फेमिलिया के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपना गला साफ किया। मैडम चीफ, प्रेसिडेंट ने शब्दों को चबाते हुए कहा, इस कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा होने के नाते हमारा दिल आपके लिए रोता है। हम अपने पड़ोसी देश की मदद करना चाहते हैं, वाकई करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक नाटकीय पॉज लिया और अपनी नजरें तीखी कर लीं। लेकिन आप ही बताइए, जब आप जो खुद एक एलिमेंटल लेवल की हंटर हैं और आपके देश के महान एम्परर्स मिलकर भी उन्हें हरा नहीं सके, तो हम क्या चीज हैं? हम अपने हंटर्स को मौत के मुंह में कैसे झोंक दें? उनकी बात को तुरंत समर्थन मिला। फेमिलिया के हंटर चीफ, जिनके चेहरे पर हमेशा एक क्रूरता का भाव रहता था, ने हाँ में सिर हिलाया। प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, फेमिलिया के चीफ ने कहा। आप चाहती हैं कि हम अपने होनहार हंटर्स को एक ऐसी जंग में भेजें जहां से लौटना नामुमकिन है? यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं कर सकते। यह सीधा इनकार था। उस बर्बाद देश की चीफ का चेहरा उतर गया। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती दिख रही थी। तभी डीएच लैंड के हंटर चीफ ने हस्तक्षेप किया। उनकी आवाज में तर्क था। हमें ऑर्गेनाइजेशन से एक रेड करने के आदेश मिले हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उस रेड में एम्परर्स को जाने से रोका गया है। सिर्फ हीरो और हंटर लेवल के लोगों को भेजा जा रहा है। ये तो सीधे तौर पर एक सुसाइड मिशन जैसा लग रहा है। मुझे भी ये रणनीति सही नहीं लगती। डीएच लैंड के प्रेसिडेंट, जो अब तक चुप थे, कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन मैडम चीफ, अगर आप हमें उन अनडेड के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें, उनकी कोई कमजोरी, उनका कोई पैटर्न, तो शायद हम कोई रास्ता निकाल सकें। हम रेड के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चीफ की आंखों में थोड़ी चमक लौटी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। वैसे तो मैंने सारी रिपोर्ट्स हंटर ऑर्गेनाइजेशन को भेज दी हैं, लेकिन जो बातें फाइलों में नहीं लिखी जा सकती, वो मैं आपको बताती हूं। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और उस भयानक मंजर को याद किया। वो अनडेड, वो हजारों में नहीं लाखों की तादाद में है, एक समुद्र की तरह। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से जो सबसे ताकतवर है, वो भी मुश्किल से हीरो लेवल के पीक के बराबर है। बाकी सब तो बस साधारण हंटर लेवल के हैं। हॉल में बैठे लोग हैरान थे। अगर वो सिर्फ हंटर लेवल के हैं, तो एम्परर्स हार कैसे गए? चीफ ने उनकी हैरानी को भांप लिया। यही धोखा है। इसी गलतफहमी ने हमें मारा। हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी जानकारी के आधार पर सोचा कि वहां सिर्फ छोटे हंटर्स को भेजना काफी होगा, लेकिन वो असलियत नहीं जानते। उसकी आवाज भारी हो गई। वो भले ही ताकत में कमजोर है, लेकिन उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी तलवार से ज्यादा खतरनाक है, ना मरने की शक्ति। आप उन्हें काटिए, जलाइए, कुचलिए, वो फिर खड़े हो जाते हैं। वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। मेरे देश के 4 एम्परर्स वो शेर की तरह लड़े। उन्होंने लाखों को मारा, लेकिन आखिर में इंसान का शरीर लोहे का नहीं होता। वो थक गए। उनकी ऊर्जा, उनकी स्पिरिचुअल माना खत्म हो गई। और वो कीड़े, वो आते रहे, उठते रहे, जब तक कि मेरे एम्परर्स थकान से गिर नहीं गए और उन्हें नोच नोच कर खा नहीं लिया गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये एक भयानक मौत थी। एक योद्धा के लिए लड़ते हुए मरना शान है, लेकिन थकान से मरना बेबसी है। चीफ ने अपना सिर झुका लिया। हम वहां से किसी तरह बचकर निकले, क्योंकि वो लोग हमारे सामने बहुत कमजोर थे। एम्परर लेवल की रफ्तार का वो मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए हम उन्हें पीछे छोड़कर भाग आए। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक घृणित हंसी सुनाई दी। ये फेमिलिया का हंटर चीफ था। उसके चेहरे पर घिन और मजाक का मिश्रण था। छी, उसने ना में सिर हिलाया। कितने शर्म की बात है। तुम एक एलिमेंटल लेवल की हंटर हो, दुनिया तुम्हें सराहों पर बिठाती थी, और तुम वहां से अपनी पीठ दिखाकर भाग आई, अपने साथियों को मरता छोड़कर। कायरता की भी हद होती है। ये शब्द किसी चाबुक की तरह लगे। बर्बाद देश की चीफ शर्म से गड़ गई, लेकिन उसने पलटवार किया। तुम्हारा उन अनडेड से कभी सामना नहीं हुआ है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो चिल्लाई। तुम ताकतवर से लड़ सकते हो, उसे हरा सकते हो, लेकिन तुम उससे कैसे लड़ोगे जो मरता ही नहीं, जो मौत को भी धोखा देता है?
फेमिलिया का हंटर चीफ अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। लेकिन हम उन्हें हरा सकते हैं, उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा। हमने इसकी पहले ही तैयारी कर रखी है। फेमिलिया कायरों का देश नहीं है, हम समाधान ढूंढने वाले लोग हैं। उसके साथ बैठे फेमिलिया के प्रेसिडेंट और एम्परर्स के चेहरों पर भी एक रहस्यमयी और घमंडी मुस्कान तैर गई, मानो उनके पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जिसकी खबर किसी को नहीं है। फेमिलिया के एम्परर्स के लीडर ने गेट की ओर इशारा किया। आ जाओ। दरवाजा खुला। 2 लोग अंदर आए। एक हीरो लेवल का हंटर था जिसने लैब कोट जैसा कुछ पहन रखा था, और दूसरा एक साधारण हंटर लेवल का लड़का था जो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। लीडर ने गर्व से कहा, हमने उन सभी अनडेड से लड़ने का इंतजाम कर लिया है। हीरो लेवल का हंटर आगे आया। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस था। उसने उसे खोला। अंदर एक अजीब सा मेटालिक धातु का इंजेक्शन रखा था। वो कोई कांच की शीशी नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा एक जटिल यंत्र लग रहा था। देवियों और सज्जनों, मैं यहां आप सभी को फेमिलिया के गेम चेंजर प्रोडक्ट की जानकारी देने आया हूं। उसने वो लोहे का इंजेक्शन हवा में उठाया। लाइट में उसकी धातु चमक उठी। ये एक पावर बूस्ट डोज है। ये साधारण हंटर्स के लिए वरदान है। ये किसी भी हंटर को उसकी सीमा से परे एक लेवल ऊपर ले जा सकती है। ये सिर्फ हंटर और हीरो लेवल के लोगों पर काम करती है, लेकिन इसका असर बेमिसाल है। प्रदर्शन का समय था। वो उस डरे हुए हंटर लेवल के लड़के के पास गया। उसने एक डिजिटल मशीन निकाली और उस लड़के की तरफ बढ़ाई। पहले हम बेस लेवल चेक करेंगे। बीप बीप बीप। मशीन की स्क्रीन पर नंबर आया 700। ये एक साधारण हंटर की रेटिंग थी। 700। हीरो हंटर ने सबको दिखाया। अब देखिए जादू। उसने वो लोहे का भारी भरकम इंजेक्शन उठाया, लड़के की गर्दन की नस ढूंढी और बिना किसी चेतावनी के कच इंजेक्शन को बेरहमी से सीधा उसकी गर्दन में घुसा दिया। एक नीले रंग का तरल पदार्थ नसों में उतार दिया गया। आ! लड़की के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। इंजेक्शन लगते ही उसका शरीर अकड़ने लगा। हॉल में बैठे लोगों की सांसें थम गईं। लड़के की गर्दन की नसें रस्सियों की तरह फूलने लगीं। उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो दर्द से तड़प रहा था, जैसे उसके खून में आग लग गई हो। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना गला पकड़कर खांसने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट। अचानक लड़का शांत हो गया। उसकी तड़प रुक गई। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में कुछ अजीब था, कुछ इंसानी कम और जानवर जैसा ज्यादा। उसने अपना सिर उठाया। हॉल में मौजूद हर शख्स ने देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। पुतलियां गायब हो चुकी थीं और पूरी आंख चमकते हुए हरे रंग की ग्लोइंग ग्रीन की हो गई थी। हीरो लेवल के हंटर ने तुरंत मशीन उसके पास ले जाकर स्कैन किया। बीप 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 बीप। मशीन की स्क्रीन पर नंबर तेजी से भागने लगे। 700, 1200, 1500, 1800 और अंत में मशीन रुकी। 2000, 2000। हीरो हंटर ने चिल्लाकर कहा, और ये अभी भी बढ़ रहा है। एक साधारण हंटर अब ए रैंक हंटर की ताकत रखता है। कुछ ही देर में ये हीरो लेवल के बराबर ताकतवर हो जाएगा। हर हंटर पर इसका असर अलग अलग होता है। किसी की ताकत दुगना से भी ज्यादा हो जाती है और किसी की सिर्फ दुगना होती है। हॉल में खलबली मच गई। इम्पॉसिबल! ये कैसे हो सकता है? 3 गुना ताकत? ये तो चमत्कार है। बाहर वीआईपी लाउंज में बैठे लोग अपनी स्क्रीन से चिपक गए। जो स्टूडियो में बैठा था, उसने अपनी कमेंट्री रोक दी। उसके माथे पर शिकन आ गई। दोस्तों, जो ने लाइव स्ट्रीम पर कहा, ताकत तो बढ़ गई है नो डाउट, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये नेचुरल नहीं लग रहा। चैट बॉक्स में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाई, उसकी आंखें देखो, ये तो जॉम्बी जैसा लग रहा है। फेमिलिया ने क्या बना दिया? लेकिन मीटिंग हॉल के अंदर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। डेविल ध्रुवांश, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा। मास्क के पीछे उसकी डेमन आइज ने वो देख लिया था जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उसके साथ बैठे ड्यू और आयत ने भी वही नोटिस किया। उस हंटर की गर्दन पर, ठीक वहां जहां इंजेक्शन लगा था, त्वचा का रंग बदल रहा था। वहां एक अजीब सा नीला काला धब्बा पड़ गया था, जैसे कोई जहर फैल रहा हो या नसें जल रही हों। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़के के हाव भाव, वो अब एक अनुशासित हंटर के नहीं थे। वो बार बार अपने दांत पीस रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और वो आसपास खड़े लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा भेड़ या शिकार को देखता है। वो जंगली हो रहा था। डेविल ने धीरे से ड्यू की ओर झुककर फुसफुसाया, ये ताकत नहीं है ड्यू, ये तबाही है। इन्होंने इंसान को जानवर बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। आयत ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
लगता है मेरा तोहफा बहुत जल्द काम आने वाला है। उसने अभी अपने गिफ्ट वाली तलवार को स्पेस कड़े में रखा था जो उसे अपने माँ से विरासत में मिला था। फेमिलिया के लोग अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, अनजान कि इन्होंने अभी अभी डेविल को अपने खिलाफ एक और वजह दे दी है। क्या डेविल इस जहरीले इंजेक्शन का सच सबके सामने लाएगा या फेमिलिया की ये चाल पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगी? मीटिंग अब जंग के मैदान में बदलने वाली है। मीटिंग हॉल में एक अजीब सी ऊर्जा थी। फेमिलिया का पलड़ा भारी दिख रहा था। उनके पावर बूस्ट सीरम ने सबको चौंका दिया था। एक नॉर्मल हंटर को कुछ ही पलों में हीरो रैंक हंटर बना देना कोई छोटी बात नहीं थी। फेमिलिया के हंटर चीफ और प्रेसिडेंट के चेहरों पर जीत की एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने बाजी मार ली है। लेकिन डेविल की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उसने देखा था कि उस हंटर की आंखें कैसे बदली हैं, उसकी त्वचा पर वो नीला निशान और वो जंगलीपन। लेकिन अभी वो अपना पत्ता नहीं खोलना चाहता था। डेविल धीरे से अपनी बाई ओर झुका। उसके होंठ विश्वास राय के कान के पास गए। उसने बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कुछ कहा। विश्वास राय ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आई। फिर उन्होंने एक सधी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि डेविल क्या चाहता है। फेमिलिया के हंटर चीफ और प्रेसिडेंट के चेहरों पर जीत की एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने बाजी मार ली है। लेकिन डेविल की नजरें कुछ और ही देख रही थी। उसने देखा था कि उस हंटर की आंखें कैसे बदली हैं, उसकी त्वचा पर वो नीला निशान और वो जंगलीपन। लेकिन अभी वो अपना पत्ता नहीं खोलना चाहता था। डेविल धीरे से अपनी बाईं ओर झुका। उसके होंठ विश्वास राय के कान के पास गए। उसने बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कुछ कहा। विश्वास राय ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आई। फिर उन्होंने एक सदी हुए मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि डेविल क्या चाहता है। फेमिलिया के हंटर चीफ और प्रेसिडेंट जो अपनी जीत का जश्न मन ही मन मना रहे थे, उनकी पहनी नजरों ने यह नोटिस कर लिया। वो डेविल और विश्वास राय को घूरने लगे। ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? विश्वास राय ने अपने सामने लगे माइक को ठीक किया, चर चर, और पूरे हॉल को संबोधित किया। विश्वास राय की आवाज में एक भारीपन था जो सबको चुप कराने के लिए काफी था। मैं फेमिलिया की इस तकनीक की तरक्की से बेहद खुश हूं। वाकई काबिल तारीफ काम है। ये सीरम उन अनडेड राक्षसों से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। फेमिलिया के लोगों के चेहरे और खिल गए। लेकिन विश्वास राय ने तुरंत एक बड़ा लेकिन जोड़ दिया। लेकिन विश्वास राय ने अपनी नजरें फेमिलिया के प्रेसिडेंट पर गाड़ दी। लेकिन आप लोग एक बहुत बुनियादी बात भूल रहे हैं। उन राक्षसों ने एम्परर लेवल के हंटर्स को भी मार डाला है। एम्परर्स जो ताकत के मामले में किसी से भी कम नहीं होते। विश्वास राय ने तर्क रखा। तो आपको क्या लगता है, अगर आपका सीरम किसी हंटर को हीरो लेवल का बना दे या किसी हीरो को एम्परर के बराबर ताकतवर कर भी दे तो क्या फायदा? अगर हम उन्हें मार ही नहीं सकते तो हमारी ताकत का क्या मोल? उन्होंने हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखों में देखा। जानकारी के मुताबिक वो अमर हैं। आप उनका हाथ काटिए, वो दोबारा उग जाता है। आप उनका सिर उड़ाइए, वो धड़ से जुड़ जाता है। जब तक हम उन्हें पूरी तरह खत्म करने का, उनकी इस अमरता को तोड़ने का कोई उपाय नहीं निकाल लेते, तब तक ऐसी कोई भी तकनीक, कोई भी सीरम सिर्फ मौत को कुछ पल टालने का जरिया है, जीतने का नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये तर्क अकाट्य था। ताकत का क्या फायदा अगर दुश्मन मरे ही नहीं? विश्वास राय, कबीर और उमंग को लगा था कि इस सवाल पर फेमिलिया के लोग बगलें झांकेंगे, थोड़े शर्मिंदा होंगे या कम से कम उनके माथे पर शिकन तो आएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। फेमिलिया के प्रेसिडेंट और हंटर चीफ के चेहरों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो घबराने के बजाय ऐसे दिख रहे थे जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रहे हों। डेविल ने यह देखा और मास्क के पीछे मुस्कुराया। मैं जानता था, डेविल ने सोचा, ये इतने बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ ताकत बढ़ाने वाली दवाई लेकर आ जाए। इनके पास जरूर कोई और खिलौना है। तभी फेमिलिया के एम्परर लीडर ने उस सफेद कोट वाले हीरो लेवल हंटर को इशारा किया। सफेद कोट वाले ने अपने एक हेल्पर को बुलाया। हेल्पर ने उसे एक बड़ा भारी ब्रीफकेस थमाया और फिर उन्होंने उस टेस्ट सब्जेक्ट, जिस हंटर को सीरम दिया गया था, को वहां से ले जाने का इशारा किया। 2 गार्ड्स आए और उस हंटर को बाहों से पकड़कर खींचने लगे। लेकिन वो हंटर आसानी से नहीं जा रहा था।
उसके गले से एक जानवर जैसी गुर्राहट निकली। उसने अपने दांत निकाल लिए थे। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और खून सवार था। वो इन गार्ड्स को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाया गया। ये मंजर सिर्फ डेविल ने नहीं बल्कि डीएच लैंड के एम्परर आर्ना, शिवाय और बाकी एम्परर्स ने भी देखा। उन्हें कुछ बहुत अजीब लगा। एक हंटर का इतना हिंसक हो जाना सामान्य नहीं था, लेकिन कूटनीति की वजह से सब चुप रहे। लेकिन वहां से दूर अपने स्टूडियो में बैठा जोजो स्टीमर चुप नहीं रहने वाला था। जोजो अपनी स्क्रीन के बिल्कुल पास आ गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं। गाइस गाइस वेट अ मिनट, जोजो चिल्लाया। मुझे लगता है इस सीरम में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या आपने नोटिस किया उस हंटर का बिहेवियर? पहले वो डरा हुआ सहमा सा लड़का था और अब उसकी आंखों में देखो, किसी खूंखार शेर जैसा खून उतर आया है। जोजो ने स्क्रीन पर पॉइंट किया और देखो, उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और वो उन पर हमला करने को तैयार है। उसका गुस्सा साफ दिख रहा है। बॉस, फेमिलिया बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। ये सीरम इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चैट बॉक्स में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जनता दो हिस्सों में बढ़ गई। एक गुट जोजो के साथ था। फेमिलिया हंटर्स को ज़ॉम्बी बना रहा है, इसे तुरंत बैन कर देना चाहिए, ये अमानवीय है। लेकिन दूसरा गुट जो ताकत का दीवाना था, वो अलग ही राग अलाप रहा था। अरे भाई रिलैक्स करो, अगर सीरम इतनी पावर दे रहा है तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। सही बात है, जंग के मैदान में हमें लड़ना है, रोमांस थोड़ी करना है जो गुस्सा खराब लगेगा। गुस्सा तो अच्छी बात है, दुश्मन को फाड़ देगा। जोजो ने अपना सिर हिलाया। उसे ये तर्क पसंद नहीं आया, लेकिन वो जानता था कि लोग ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं। मीटिंग हॉल के अंदर अब दूसरे धमाके की बारी थी। फेमिलिया के लोगों की मुस्कान अब एक क्रूर हंसी में बदलने वाली थी। वो सफेद कोट वाला हंटर जिसने ब्रीफकेस लिया था, अब उसे टेबल पर रखता है। क्लिक क्लिक, ब्रीफकेस के ताले खुले। जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर से एक नीली रोशनी निकली। उस हंटर ने बड़े गर्व के साथ ब्रीफकेस के अंदर से हथियार निकाला। वो कोई साधारण बंदूक नहीं थी, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई एलियन टेक्नोलॉजी जैसी दिख रही थी। उसका डिजाइन स्लीक और फ्यूचरिस्टिक था। गन के बीचों बीच एक कांच का पारदर्शी सिलेंडर लगा हुआ था। उस सिलेंडर के अंदर एक गाढ़ा नीला और चमकीला लिक्विड भरा हुआ था, जो धीरे धीरे घूम रहा था जैसे जिंदा हो। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें उस गन पर चिपक गईं। सफेद कोट वाले हंटर ने गन को हवा में उठाया और एक सेल्समैन के अंदाज में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है फेमिलिया की लेटेस्ट और सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी, हाईटेक मेडल पावर लेजर गन। उसने गन के ट्रिगर पर उंगली रखी। ये कोई आम बंदूक नहीं है, ये लगातार 3 घंटे तक बिना रोके फायर कर सकती है। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी मारक क्षमता नहीं, बल्कि इसके अंदर का ये नीला लिक्विड है। उसने सिलेंडर पर उंगली थपथपाई। ये लिक्विड एक स्पेशल और बेहद सीक्रेट फॉर्मूला है। इसे बनाने के लिए हमने अपने जांबाज एम्परर्स को उस तबाह हुए देश में भेजा था। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहां से एक सैंपल के तौर पर एक जिंदा अनडेड को पकड़ा और उसे हमारी लैब में लाए। हॉल में ओह की आवाज गूंजी। हमने उस पर हफ्तों रिसर्च की, हंटर ने आगे बताया, और ये गन तैयार की। ये गन एक ही हमले में किसी को जान से नहीं मार सकती, लेकिन उसने एक नाटकीय पॉज दिया, लेकिन ये गन स्पिरिचुअल एनर्जी पर काम करती है। ये चलाने वाले की स्पिरिचुअल पावर को यूज करके खुद की पावर बढ़ाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लेजर शॉट से कटे हुए अंग, चाहे वो हाथ हो, पैर हो या गर्दन हो, वो दोबारा नहीं उगते। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये एक बड़ी बात थी। हंटर ने अपनी बात पूरी की तो सोचिए, अगर हम उस अनडेड के हाथ पैर और गर्दन ही काट दें और वो दोबारा जुड़ ही ना पाए, तो वो बिना हाथ पैर के क्या कर लेगा? वो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा जिसे हम आसानी से जला सकते हैं या कुचल सकते हैं। ये सुनना था कि हॉल में शोर शुरू हो गया। डीएच लैंड के एम्परर्स, हंटर चीफ और प्रेसिडेंट सब हैरान थे। ये वाकई उन अमर राक्षसों का एक तोड़ था। फेमिलिया ने सच में एक रास्ता निकाल लिया था। डेविल यानी ध्रुवांश ने भी ये सुना। उसके चेहरे मास्क के पीछे एक बारीक मुस्कान आई। इम्प्रेसिव, इन्होंने रीजेनरेशन को रोकने का तरीका ढूंढ लिया। शातिर हैं ये लोग। फेमिलिया का डेलीगेशन अब सीना चौड़ा करके बैठा था। उन्होंने डीएच लैंड और डेविल के उड़े हुए चेहरे, जैसा उन्हें लग रहा था, देखकर बहुत मजा आ रहा था। स्टूडियो में जोजो भी अपनी सीट से उछल पड़ा। ओ भाई साहब, मान गए, जोजो चिल्लाया। इस बार तो फेमिलिया ने सच में कमाल कर दिया है। रीजनरेशन को रोकने वाली गन, ये तो गेम चेंजर है बॉस।
चैट बॉक्स में हवा का रुख बदल गया। जो लोग अभी फिमिलिया को गालियां दे रहे थे अब उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। ओपी फिमिलिया, लेजेंड फिमिलिया, अब आएगा मजा, ये गन चाहिए भाई। फिमिलिया ने महफिल लूट ली थी, कम से कम अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन क्या यह जीत असली थी या यह सिर्फ एक बड़े धोखे की शुरुआत थी? डेविल की मुस्कान बता रही थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या फिमिलिया की ये गन सच में काम करेगी? अब डेविल और कबीर का बिजनेस प्रपोजल क्या होगा? क्या वो फिमिलिया को टक्कर दे पाएंगे? कहानी अब एक बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ रही है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा मातम का नहीं बल्कि एक अजीब सी उम्मीद का था। फिमिलिया के उस विनाशकारी प्रदर्शन, जिसमें एक इंसान को जानवर जैसा बिहेव करते और एक ऐसी बंदूक जो अंगों को हमेशा के लिए काट देती है, को देखने के बाद उस बर्बाद हुए देश की हंटर चीफ की आंखों में चमक लौट आई थी। वो एक फाइटर थी जिसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उसका देश राख का ढेर बन चुका था, लेकिन आज उसे लगा कि शायद राख के नीचे दबी चिंगारी फिर से आग बन सकती है। उसने एक गहरी राहत भरी सांस ली। उसकी छाती में जो बोझ महीनों से जमा था वो हल्का हो गया। उसने कांपते हाथों से माइक को अपने होठों की करीब किया और रूंधे गले से बोली, मैं फिमिलिया की इस कामयाबी पर बहुत खुश हूं। सच कहूं तो अब लग रहा है कि शायद हम जीत जाएंगे। मेरे लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये एक हारी हुई मां की आवाज थी जिसे अपने बच्चों के बचने की उम्मीद दिख गई हो। लेकिन राजनीति में उम्मीद की कीमत होती है। जैसे ही हंटर चीफ ने यह कहा, हॉल के दूसरी तरफ बैठे फिमिलिया के डेलीगेशन में एक अलग ही हलचल हुई। फिमिलिया के प्रेसिडेंट और हंटर चीफ दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी की मदद करने पर आती है, बल्कि वो चमक थी जो एक शिकारी की आंखों में तब आती है जब शिकार जाल में पूरी तरह फंस चुका होता है। दोनों एक दूसरे की ओर झुके। उनके होठों पर एक बहुत धीमी और बेहद खौफनाक फुसफुसाहट हुई। शिकार तैयार है, अब जाल कसने का वक्त आ गया है। बाकी लोग, डीएच लैंड के एम्परर्स, डेविल और राय फैमिली, उनके चेहरों के इस बदलते रंग को देख रहे थे। माहौल में जो थोड़ी सी राहत आई थी वो अचानक धुएं की तरह गायब होने लगी। सबसे पहले परेशान होने वाली थी वही हंटर चीफ। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। तभी फिमिलिया के हंटर चीफ ने अपनी कुर्सी ठीक की। उन्होंने अपनी टाई की गांठ को ढीला किया और माइक को अपनी ओर खींचा। देखिए मैडम चीफ, उनकी आवाज में एक व्यापारिक रूखापन था। हमने इस रिसर्च पर बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। हमारे एम्परर्स ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस मौत के शहर में घुसपैठ की। इस सीरम और गन को बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया है और दिन रात की मेहनत लगी है। वे थोड़ा रुके, नाटकीयता पैदा करते हुए। इसलिए हम आपके देश को उन अनडेड राक्षसों से आजाद जरूर करवाएंगे। हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन हम ये आजादी अपनी शर्तों पर देंगे। शर्तें, ये शब्द सुनते ही हंटर चीफ का दिल बैठ गया। लेकिन वो इतनी मजबूर थी, इतनी लाचार थी कि उसके पास मोल भाव करने की ताकत नहीं बची थी। उसने बिना एक पल गंवाए किसी डूबते हुए इंसान की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब बस हमारी मदद करिए। आपकी जो भी शर्त है हमें मंजूर है। हमें बस हमारे बचे हुए लोगों की जान बचानी है। फिमिलिया का हंटर चीफ जोर से हंसा। ये हंसी हॉल में गूंज गई और डीएच लैंड के लोगों के कानों में शीशे की तरह चुभी। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों मैडम चीफ? पहले सुन तो लीजिए कि शर्त क्या है। बाद में मत कहिएगा कि फिमिलिया ने अंधेरे में रखा या पहले बताया नहीं गया। हंटर चीफ ने घबराहट में अपने हाथ जोड़े। इसकी जरूरत तो नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन ठीक है, आप बता दीजिए। फिमिलिया का हंटर चीफ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में जहर घुला था। सबसे पहली शर्त, उसने उंगली उठाते हुए कहा, इस रेड मिशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे यानी फिमिलिया के हंटर्स जाएंगे। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे डीएच लैंड के डेलीगेशन को घूरा। उसकी आंखों में चुनौती थी। अगर डीएच लैंड भी जाना चाहता है तो जा सकता है, उनका स्वागत है। लेकिन याद रहे, फिमिलिया उन्हें ना तो वो पावर बूस्ट सीरम देगा और ना ही वो हाईटेक लेजर गन। उन्हें अपनी पुरानी तलवारों और भालों से ही लड़ना होगा।
स्टूडियो में बैठा जोजो स्टीमर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने टेबल पर मुक्का मारा। क्या बकवास है ये, जोजो चिल्लाया। ये फिमिलिया वाले कभी नहीं सुधरने वाले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनकी तारीफ की थी, ओपी फिमिलिया चिल्लाया था, लेकिन अब देखो इन्होंने अपनी असली औकात दिखा दी। जोजो ने कैमरे में उंगली दिखाते हुए कहा, ये लोग इंसानियत बचाने नहीं जा रहे, ये लोग बिजनेस करने जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि डीएच लैंड के हंटर्स वहां बिना हथियारों के जाएं और मारे जाएं। कितनी नीच सोच है। लाइव चैट बॉक्स में वॉर छिड़ गया था। कुछ लोग फिमिलिया को गाली दे रहे थे, तो कुछ लोग जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल थे फिमिलिया का बचाव कर रहे थे। भाई सही तो है, उन्होंने मेहनत की है, रिसर्च की है। वो अपना सीक्रेट वेपन अपने दुश्मन देश डीएच लैंड को क्यों देंगे? कल को डीएच लैंड ने उसे कॉपी कर लिया तो? बिजनेस में कोई सगा नहीं होता। लेकिन मीटिंग हॉल के अंदर ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये डीएच लैंड के एम्परर्स, हंटर चीफ और प्रेसिडेंट के गाल पर एक तमाचा था। डीएच लैंड का हंटर चीफ गुस्से से कांप रहा था। उसके एम्परर्स अपनी कुर्सियों से आधे खड़े हो चुके थे। फिमिलिया ये जानता था कि डीएच लैंड उस तकनीक के बिना अपने हंटर्स को वहां भेजने का जोखिम नहीं उठाएगा, और यही वो चाहते थे, डीएच लैंड को नीचा दिखाना। लेकिन डीएच लैंड के लोग अभी भी चुप थे। उनके दिल में गुस्सा था, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी, उस बर्बाद हुए देश की मदद। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अभी झगड़ा किया या अपने अहंकार को बीच में लाए तो फिमिलिया मदद करने से मना कर देगा और नुकसान उस लाचार हंटर चीफ का होगा। डीएच लैंड के हंटर चीफ ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा पिया और बर्बाद हुए देश की हंटर चीफ की आंखों में देखा। उन आंखों में एक मूक संवाद हुआ। फिर उन्होंने फिमिलिया की तरफ मुड़कर बेहद संयम और गरिमा के साथ कहा, ठीक है, आपकी शर्त मान ली गई है। डीएच लैंड आपकी कोई मदद नहीं चाहता, लेकिन हम इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। न ही हम आपसे किसी सीरम की मांग करेंगे और न ही किसी हथियार की। ये एक बहुत बड़ा त्याग था। एक शक्तिशाली देश ने एक कमजोर देश की खातिर अपना अपमान घूंट लिया। बर्बाद हुए देश की हंटर चीफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने डीएच लैंड के चीफ की ओर देखकर बिना आवाज किए होठों से कहा, शुक्रिया। वो जानती थी कि उन्होंने ये सिर्फ उसके लिए किया है। उसने फिमिलिया के हंटर चीफ की ओर देखा, अब तो आप हमारे देश को आजाद करेंगे। डीएच लैंड ने आपकी बात मान ली है, अब तो कोई अड़चन नहीं है। लेकिन फिमिलिया का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हंटर चीफ के चेहरे पर अब एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। अरे ठहरिए मैडम चीफ, उसने आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, ये तो हमारी सिर्फ पहली शर्त थी, अभी हमारी दूसरी और आखिरी शर्त सुनना बाकी है। ये सुनते ही डीएच लैंड के लोगों के माथे पर लकीरें खिंच गईं। जो भी स्टूडियो में अपना सिर पकड़े बैठा था, अब क्या चाहिए इनको? इनकी जान। कमेंट बॉक्स में लोग अनुमान लगाने लगे, पैसा, संसाधन, सोना। हॉल में सन्नाटा था। फिमिलिया का हंटर चीफ खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट के कॉलर ठीक किए और बम फोड़ा। हमारी दूसरी शर्त यह है, उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, कि हम चाहते हैं जब हम आपके देश को उन अनडेड से आजाद करवा देंगे तो उसके बाद उस देश को फिमिलिया का हिस्सा माना जाएगा। हॉल में सांसें थम गईं। वहां पर फिमिलिया का झंडा लहराएगा, फिमिलिया का कानून चलेगा और फिमिलिया के लोग ही राज करेंगे। संक्षेप में कहें तो आपका देश अब हमारा होगा। अगर आपको ये मंजूर है तो ही हम आपकी हेल्प करेंगे। ये मदद नहीं, ये कब्जा था। ये विस्तारवाद की सबसे घिनौनी शक्ल थी। बर्बाद हुए देश की हंटर चीफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी भौंई चढ़ गई। वो अपनी सीट से खड़ी हो गई। क्या आप मेरे देश को हड़पना चाहते हैं? डीएच लैंड के हंटर चीफ का सब्र टूट गया। वो मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाए, फिमिलिया वालों, शर्म करो। तुम तो इस एहसान के बदले पूरा देश ही निगलना चाह रहे हो। अगर उनका देश ही उनके पास नहीं रहेगा तो तुम उन पर एहसान कहां कर रहे हो? ये तो दिन दहाड़े डकैती है। फिमिलिया का हंटर चीफ बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बड़े ही ठंडे और तार्किक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन इसमें बुरा ही क्या है महोदय? तर्क से सोचिए, इमोशन से नहीं। उसने हाथ फैलाकर कहा, देखो, उस देश का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। जो थे वो मारे गए। पूरा देश एक कब्रिस्तान है। अगर वहां रहने के लिए कोई नागरिक ही नहीं है तो आजादी के बाद वहां बसने के लिए लोग कहीं और से ही आएंगे, है ना? तो वो फिमिलिया के लोग ही क्यों ना हो जो वहां जाकर बसे।
हम मेहनत कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, तो जमीन पर हक भी हमारा ही होना चाहिए। ये तर्क क्रूर था, लेकिन इतना ठोस था कि किसी के पास इसका जवाब नहीं था। एक मरे हुए देश का मालिक कौन होता है? सबकी नजरें उस हंटर चीफ पर थी। वो अकेली खड़ी थी, उसके पास न सेना थी, न लोग, न देश। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सामने उन लाखों लोगों के चेहरे आ गए जो मारे गए थे, लेकिन फिर उसे वो चेहरे याद आए जो अभी भी जिंदा थे। वो मुट्ठी भर लोग जो बंकरों में, तहखानों में छिपे थे और हर पल मौत के साए में जी रहे थे। क्या मैं जमीन के टुकड़े के लिए उन जिंदा लोगों को मरने दूं? उसका दिल चीख रहा था। जमीन तो वैसे भी जा चुकी है, कम से कम जान बच जाए। उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरी अनंत उदासी थी। उसने धीरे से माइक की ओर देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, ठीक है। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। फिमिलिया जैसा चाहता है वैसा ही होगा। उसने अपने आंसू पूछे और अपनी आखिरी इल्तिजा की, बस एक विनती है। वहां पर अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। वो बंकरों में हैं, जिंदा हैं, उन्हें बचा लिया जाए। मेरी जमीन ले लो, मेरा नाम ले लो, बस उन चंद सांसों को बचा लो। फिमिलिया के प्रेसिडेंट और हंटर चीफ के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। सौदा पक्का हो चुका था। बिना एक गोली चलाए उन्होंने अपने देश का क्षेत्रफल दुगना कर लिया था। लेकिन हॉल के एक कोने में एक काला लिबादा पहने और सुनहरा मुखौटा लगाए शख्स हॉल में फिमिलिया के डेलीगेशन के चेहरों पर जो खुशी थी वो छिपाई नहीं छिप रही थी। उनकी आंखों में चमक थी, जीत की चमक, लालच की चमक। उनके मन में लड्डू फूट रहे थे। उनकी सारी शर्तें, चाहे वो कितनी भी अपमानजनक क्यों ना हो, मान ली गई थीं। अब वो बर्बाद देश जो खनिजों और संसाधनों से भरा हुआ था, उनका हिस्सा बनने वाला था। उनका क्षेत्रफल बढ़ने वाला था, अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली थी, और सबसे बड़ी बात, उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी DH लैंड इस रेस से बाहर हो चुका था। फिमिलिया के एम्परर्स एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कह रहे हों, देखा, बिना लड़े ही जंग जीत ली, अब दुनिया हमारी मुट्ठी में है। वे अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन ही रहे थे कि तभी हॉल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक भारी, रौबदार और बेहद शांत आवाज। फिमिलिया कुछ ज्यादा ही खुश हो गया है। सबकी नजरें आवाज की दिशा में घूम गईं। वहां अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे टिके हुए डेविल ने माइक को अपनी उंगली से हल्का सा थपथपाया। उसके सुनहरे मुखौटे के पीछे से जो शब्द निकले वो किसी तेजाब से कम नहीं थे। लगता है धोखेधड़ी तो शायद फिमिलिया की हवा और वहां के लोगों के खून में ही है। हॉल में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने बम की पिन निकालकर टेबल पर रख दी हो। DH लैंड के प्रेसिडेंट और हंटर चीफ की सांसें हलक में अटक गईं। उनके माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, ये डेविल क्या कर रहा है? अभी अभी तो मामला शांत हुआ था। फिमिलिया का हंटर चीफ एलिमेंटल लेवल का है और बेहद गुस्सैल है। अगर उसने डेविल पर हमला कर दिया तो यहां खून की नदियां बह जाएंगी। सभी एम्परर्स, आरना, शिवाय, अमर, डेविल को हैरानी से देखा रहे थे। आरना के चेहरे पर झुंझलाहट थी। ये मुसीबत मोल लिए बिना रह नहीं सकता क्या? फिमिलिया के खेमे में आग लग चुकी थी। उनकी जीत का जश्न अपमान में बदल गया था। फिमिलिया के एम्परर्स का लीडर, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने उंगली उठाकर डेविल की ओर इशारा किया और वो बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, जुबान संभाल कर बात कर। कल का आया कोई गली का कुत्ता हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत? गली का कुत्ता, ये शब्द हवा में गूंज गया। उसी पल डेविल पीछे हल्की सी हरकत हुई। ड्यू, जो अब तक डेविल के पीछे एक मूर्ति की तरह खड़ा था, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके शरीर से एक जानलेवा किलिंग इंटेंट निकला। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी तलवार मयान से बाहर आने ही वाली थी। उसके मास्टर का अपमान वो उस एम्परर की गर्दन धड़ से अलग करने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि ड्यू अपनी तलवार निकालता, डेविल ने बहुत इत्मीनान से अपना बायां हाथ उठाया। बिना पीछे मुड़े उसने ड्यू को रुकने का इशारा किया। मास्टर का इशारा मिलते ही ड्यू का गुस्सा वहीं थम गया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस एम्परर का गला काट रही थीं। डेविल ने उस एम्परर की गाली को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे किसी मच्छर की पुंबिनाहट हो। वो मुस्कुराया, जो उसके मास्क के पीछे महसूस किया जा सकता था, और बेहद ठंडे दिमाग से बोला, कुत्ता कहो या शेर, फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि मैं तुम लोगों के उस देश की मदद के बदले उस पर कब्जा करने के सख्त खिलाफ हूं। ये मदद नहीं, ब्लैकमेल है। फिमिलिया का एम्परर लीडर हंसा, एक ढीठ और घमंडी हंसी। अच्छा, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? ठीक है, तो तुम लोग बचा लो उस देश को, हम कुछ नहीं करेंगे।
देखते हैं बिना हमारी गन और सीरम के तुम लोग वहां कितनी देर जिंदा रहते हो। ये धमकी सीधी थी, अगर हम नहीं तो कोई नहीं। ये सुनते ही उस बर्बाद देश की हंटर चीफ, जो अभी अभी थोड़ी आश्वस्त हुई थी, फिर से घबराहट के मारे कांपने लगी। उसे राजनीति से मतलब नहीं था, उसे बस अपने लोगों की जान बचानी थी। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज डेविल की बात का बुरा मत मानिए, हमें आपकी जरूरत है। उसने डेविल की ओर मुड़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, डीमन लॉर्ड, आपने हमारे लिए सोचा, हमारे हक की बात की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका शुक्रिया। लेकिन मुझे वहां फंसे मेरे लोगों से जान से प्यारा कुछ नहीं है। चाहे मेरा देश चला जाए, पर मेरे लोग बच जाने चाहिए, प्लीज इन्हें जाने मत दीजिए। उसकी लाचारी देखकर डीएच लैंड का हंटर चीफ भी पिघल गया। उसने हाँ में सिर हिलाया। वो सही कह रही हैं डीमन लॉर्ड, भले ही फेमिलिया के इरादे गलत हैं, नीयत में खोट है, लेकिन कड़वा सच यही है कि इस वक्त सिर्फ वही हैं जो अपनी तकनीक से वहां फंसे लोगों को बचा सकते हैं। हमारे पास अनडेड को मारने का कोई तरीका नहीं है। डीएच लैंड के प्रेसिडेंट ने भी सहमति जताई। वो डेविल को शांत रहने का इशारा कर रहे थे। लेकिन इस पूरे हॉल में एक शख्स था जिसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी, विश्वास राय। वे जानते थे कि डेविल कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अगर उसने पंगा लिया है तो उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। डेविल ने सबकी बातें सुनी। उसने अपनी कुर्सी पर अपनी स्थिति बदली, कोहनियां टेबल पर रखीं और फेमिलिया के हंटर चीफ की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो, ठीक है। डेविल की आवाज में एक चुनौती थी। क्यों ना हम ऐसा करते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं। सबकी नजरें डेविल पर टिक गईं। एक मुकाबला फेमिलिया के एम्परर्स के सक्सेसर और डीएच लैंड के एम्परर्स के सक्सेसर के बीच। डेविल ने अपनी योजना समझाई। दोनों देश के 5 टीमें 20-20 लोगों के साथ उस बर्बाद देश में जाएंगी। हर एक टीम एम्परर्स के सक्सेसर लीड करेंगी। ये रेड पूरी दुनिया के सामने लाइव होगी। जो टीम सबसे ज्यादा अनडेड को खत्म करेगी और ज्यादा लोगों को बचाएगी, वो जीता हुआ माना जाएगा। उसने डीएच लैंड के एम्परर्स की ओर देखा। डीएच लैंड में 5 एम्परर हैं और उनके 5 होनहार सक्सेसर भी हैं। टीम तैयार है। फिर उसने फेमिलिया की ओर देखा। वहीं फेमिलिया के पास 3 एम्परर हैं और उनके 3 सक्सेसर हैं। अपनी टीम पूरी करने के लिए फेमिलिया चाहे तो बाहर से 2 और हंटर्स को ढूंढ सकता है। हमें कोई एतराज नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह कोई नॉर्मल प्रपोजल नहीं था। यह सीधे सीधे फेमिलिया की तकनीक और डीएच लैंड के कौशल के बीच की जंग थी। डीएच लैंड की हंटर चीफ हैरानी से डेविल को देख रही थी। डेविल का कॉन्फिडेंस, उसका बेखौफ अंदाज, ये सब उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या सच में जीतने का कोई और रास्ता भी है। क्या फेमिलिया की गुलामी के बिना भी आजादी मिल सकती है। हॉल के बाहर स्टूडियो में बैठा जोजो स्टीमर अपनी कुर्सी पर चढ़ गया था। उसका उत्साह 7वें आसमान पर था। ओहो हो, सुन रहे हो दोस्तों, जोजो ने माइक में चिल्लाया। ये हुई ना बॉस वाली बात। शेर एक बार बोलता है और सबकी बोलती बंद कर देता है। उसने कैमरे को जूम करने का इशारा किया। देखा आपने, फेमिलिया वाले सोच रहे थे कि वो राजा हैं, लेकिन डेविल ने बाजी पलट दी है। मुझे पता था कि हमारे डेविल भाई के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जोजो ने अपनी दर्शकों को ललकारा। गाइस, बैट लगा लो, डेविल यहां सिर्फ राजनीति करने नहीं आया, वो डीएच लैंड की इज्जत बचाने और उस बर्बाद देश की मदद करने आया है। असली गेम अब शुरू होगा। कमेंट बॉक्स में अब जंग छिड़ चुकी थी। डीएच लैंड जीतेगा। अरे फेमिलिया के पास गन है, वही जीतेंगे। डेविल भाई का प्लान रॉक, फेमिलिया शॉक। वापस मीटिंग हॉल में डीएच लैंड के प्रेसिडेंट डेविल को रोकने ही वाले थे। उन्हें लग रहा था कि ये एक सुसाइड मिशन है। बिना उस गन और सीरम के डीएच लैंड के बच्चे वहां मारे जाएंगे। लेकिन तभी विश्वास राय ने प्रेसिडेंट के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने प्रेसिडेंट और हंट चीफ को अपने पास झुकने का इशारा किया। विश्वास राय ने बहुत धीमे से उनके कानों में कुछ कहा। क्या कहा यह किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बात सुनी, डीएच लैंड के हंट चीफ और प्रेसिडेंट के चेहरों के रंग बदल गए। उनकी घबराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक मजबूत आत्मविश्वास ने ले ली। वे दोनों अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गए, बिल्कुल शांत। पीछे खड़े डीएच लैंड के एम्परर्स आर्ना, शिवाय आदि हैरान थे। अरे, अभी तो ये लोग डर रहे थे, अचानक इन्हें कौन सी जड़ी बूटी मिल गई। उधर फेमिलिया के हंटर चीफ की बास जैसी नजरें ये सब देख रही थी। उसे डेविल पर शक हुआ। ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? इसके पास ऐसा क्या है? तभी फेमिलिया के प्रेसिडेंट ने उसके कान में कहा, सावधान रहिए चीफ, शायद ये उनकी चाल है। वो चाहते हैं कि हम मुकाबले के लिए तैयार हों और फिर वो किसी तरह हमारा हथियार चुराने की कोशिश करेंगे ताकि उसको कॉपी करके खुद के लिए हथियार बना सके। हमें चौकन्ना रहना होगा। फेमिलिया का हंटर चीफ मुस्कुराया।
अच्छा, तो ये बात है, चोरी करना चाहते हैं, लेकिन हम भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हैं। उसे लगा कि डेविल की ये बहादुरी असल में उनकी तकनीक चुराने का एक बहाना है, और चूंकि उसे अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा था, उसे लगा कि जीत तो वैसे भी फिमिलिया की ही होगी। उसने डीएच लैंड के हंट चीफ को देखा। तो क्या डीएच लैंड इस मुकाबले के लिए तैयार है? क्या आप हारने का जोखिम उठाना चाहते हैं? डीएच लैंड के हंट चीफ, जिनके कानों में अभी अभी विश्वास राय ने विजय का मंत्र फूका था, अब पूरी तरह से जोश में थे। उन्होंने टेबल पर हाथ रखा और शेर की तरह गरजते हुए कहा, हमने तो कभी रेड पर जाने से मना किया ही नहीं था, वो तो आप अपनी शर्तें थोप रहे थे। उन्होंने डेविल की ओर एक सम्मानजनक नजर डाली और फिर फिमिलिया से बोले, वैसे भी वहां जाना ही था, अब अगर एक कंपटीशन होगा तो हमारे हंटर्स और भी ज्यादा जोश और जुनून के साथ लड़ पाएंगे। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक गर्व भरी मुस्कान के साथ आखिरी बात कही, जिसने हॉल में डीएच लैंड का सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। और अब जब डेविल ने चुनौती दे ही दी है, तो बात से पीछे हटना हमें कायर दिखाएगा। और इतिहास गवाह है, डीएच लैंड का बच्चा कभी पीठ नहीं दिखाता। हॉल में एक बिजली से दौड़ गए। मुकाबला तय हो चुका था। अब सिर्फ अनडेड से जंग नहीं थी, अब जंग थी साख की, इज्जत की और एक देश के भविष्य की। डेविल ने अपने मास्क के पीछे एक गहरी सांस ली। पहला चरण पूरा हुआ, अब बारी है आयत के तोहफे और कबीर के सीरम के जलवे की। इस महामुकाबले में क्या होगा? क्या डीएच लैंड के सक्सेसर फिमिलिया की हाईटेक गन का सामना कर पाएंगे? और विश्वास राय ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसने सबका मूड बदल दिया? कहानी अब एक रोमांचक मोड़ पर है। हंटर ऑर्गेनाइजेशन की भव्य इमारत के ठीक पीछे जमीन के कई फीट नीचे एक सीक्रेट और बड़ी जगह थी, दी अंडरग्राउंड ट्रेनिंग अरीना। ये कोई नॉर्मल जिम नहीं थी, ये डीमन क्रिस्टल्स और ट्रेडेनाइट से बना एक अभेद्य किला था, जहां एम्परर लेवल की तबाही को भी झेलने की क्षमता थी। मैदान के चारों ओर काफी ऊंचाई पर एक सुरक्षित बालकनी बनी हुई थी, जो किसी रोमन कोलोजियम के वीआईपी बॉक्स जैसी लग रही थी। यहीं पर आज हंटर्स की दुनिया के दिग्गज जमा हुए थे। डीएच लैंड, फिमिलिया, ई गेट और मूनलाइट रेल्म के प्रतिनिधि सब उस बालकनी की रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे के अखाड़े को देख रहे थे। बालकनी के एक विशेष हिस्से में जोजो स्टीमर अपनी टीम के साथ मौजूद था। विल्सन केबी ग्रुप के मालिक के रुतबे और पहुंच की बदौलत जोजो को न सिर्फ अंदर आने की परमिशन मिली थी, बल्कि पूरे अरीना के हाईटेक सेंसर्स और कैमरों का एक्सेस भी मिल गया था। जोजो ने अपने बालों को सेट किया, कैमरे का लेंस साफ किया और अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ लाइव आ गया। तो गाइज, जोजो ने उत्साह से फुसफुसाते हुए कहा, ताकि वीआईपीज को डिस्टर्ब ना हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाई का जलवा यहां भी कायम है। हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का फुल एक्सेस मिल गया है। अब मैं ये महामुकाबला सिर्फ देखूंगा नहीं, बल्कि आपको हर एक पंच, हर एक किक घर बैठे दिखाऊंगा। दिल थाम लीजिए, क्योंकि जंग शुरू होने वाली है। बालकनी के एक कोने में डेविल यानी ध्रुवांश और आयत खड़े थे। आज आयत ने अपना शाही लबादा उतार दिया था। उसने गहरे लाल रंग की एक बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न शर्ट ड्रेस पहनी थी। ये ड्रेस आयत के व्यक्तित्व की तरह ही बोल्ड थी। ड्रेस की फिटिंग ऐसी थी कि उसकी सुराहीदार कंधे और गले की खूबसूरती हल्की सी झलक रही थी, जो गरिमापूर्ण होते हुए भी बेहद आकर्षक थी। ड्रेस की लंबाई घुटनों से थोड़ी ऊपर थी, जिससे उसकी मजबूत और तराशी हुई जांघें नजर आ रही थीं। उसके चेहरे पर एक रानी की मासूमियत थी, लेकिन आंखों में प्रशांत महासागर जैसी गहराई। वो बस वहां खली थी, बिना किसी कोशिश के कयामत ढा रही थी। और यही बात बाकी लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी। फिमिलिया का एक एम्परर, जो मैदान में जाने की तैयारी कर रहा था, बार बार ऊपर आयत की ओर देख रहा था। उसकी नजरों में हवस साफ झलक रही थी। डीएच लैंड के अमर रायचंद, जो खुद को बहुत बड़ा रईस ज़्यादा समझते थे, वो भी अपनी डिजाइनर नजरों से आयत को घूरे जा रहे थे। यहां तक कि फिमिलिया के हंटर चीफ और प्रेसिडेंट, जो उम्र में काफी बड़े थे और जिन्हें गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, वो भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। पहले मीटिंग हॉल में आयत दूर थी और वो सही से पूरी दिख नहीं रही थी, लेकिन अब पास से इस लाल ड्रेस में उसे देखकर उन्हें समझ आ रहा था कि ब्लड मून की रानी असल में हुस्न की परी है।
आयत की नजरें तो नीचे ग्राउंड पर टिकी थीं, लेकिन एक उच्च स्तरीय योद्धा होने के नाते उसकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज थी। वो अपनी त्वचा पर उन चिपचिपी और गंदी नजरों को महसूस कर सकती थी। उसके मन में एक उबकाई सी उठी। घिनौने लोग, आयत ने मन ही मन सोचा। मेरे ब्लड सेक्ट में अगर किसी ने मेरे सामने नजर उठाकर भी देखा होता तो अब तक उसकी आंखें कौवों को खिला दी गई होती, और यहाँ ये बुढ़े और ये लड़के मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कोई सजावट की चीज हूं। वो अपनी मुट्ठियां भींच रही थी, लेकिन चेहरे पर शांत भाव बनाए हुए थी। उसके ठीक बगल में खड़ा डेविल भी ये सब महसूस कर रहा था। उसके मास्क के पीछे की आंखें ठंडी पड़ गई थीं। उसे गुस्सा आ रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसकी साथी थी, बल्कि इसलिए भी कि वो लोग एक योद्धा का सम्मान करने के बजाय उसे एक वस्तु की तरह देख रहे थे। डेविल ने अपनी आभा को थोड़ा सा और सर्द कर दिया। उसने मन ही मन खुद को समझाया, सबर ध्रुवांश, सबर, अभी वक्त नहीं आया है। अगर अभी मैंने कुछ किया तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। बस उम्मीद करता हूं कि आयत अपना आपा ना खो दे और यहीं तलवार ना निकाल ले। नीचे ग्राउंड में 8 एम्परर्स अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। उस बर्बाद हुए देश ई गेट की हंटर चीफ, जो अब सिर्फ एक दर्शक और रेफरी की भूमिका में थी, उन्होंने एक सीटी बजाई और अपना हाथ नीचे गिराया। फाइट! मुकाबला शुरू होते ही ग्राउंड में धमाका हुआ। फेमिलिया के दोनों एम्परर्स, 2 उनके अपने और एक बाहर से लिया हुआ, ने एक सोची समझी रणनीति अपनाई। उन्होंने डीएच लैंड या मूनलाइट रेल्म पर हमला नहीं किया, वे सीधे झपटे उन 2 कमजोर कड़ियों पर, बर्बाद हुए देश ई गेट के एम्परर्स पर। वे दोनों वैसे भी थके हुए और हताश थे। इससे पहले कि वो अपनी ढाल बना पाते, फेमिलिया के एम्परर्स ने एक संयुक्त और विनाशकारी हमला किया। बूम! धूल का गुबार उठा और अगले ही पल बर्बाद हुए देश के दोनों एम्परर्स हवा में उड़ते हुए अरीना की दीवार से जा टकराए और वहीं बेहोश हो गए। जो स्टीमर ने माइक पर चिल्लाते हुए कहा, ओ तेरी, ये क्या था भाई? मैच शुरू हुआ या खत्म? फेमिलिया वालों ने तो उन्हें मच्छी की तरह दूध से निकाल फेंका। ये तो चीटिंग जैसा लग रहा है, पर है तो लीगल। ये फेमिलिया का प्लान था। वे जानते थे कि डीएच लैंड की असली ताकत आरना और शिवाएं हैं, जो आए नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले कमजोरों को हटाओ, फिर डीएच लैंड को निपटाओ और अंत में मूनलाइट रेल्म के उन 2 ड्यू और रैल को बेइज्जती करके हरा देंगे। मैदान साफ हो चुका था। अब बारी थी डीएच लैंड की। डीएच लैंड के एम्परर्स उमंग और रणविजय आगे बढ़े। उनका निशाना ड्यू और एल्डर रैल थे, जो अभी भी एक कोने में चुपचाप खड़े थे। लेकिन फेमिलिया को यह मंजूर नहीं था। वे बीच में आ गए। फेमिलिया का नंबर 1 एम्परर रणविजय के सामने आया और नंबर 2 उमंग के सामने। उनके चेहरों पर एक घमंडी मुस्कान थी। उन्हें लगा था कि बिना आरना और शिवाय के ये दोनों बच्चे होंगे। मुक्के टकराए और ऊर्जा की लहरें पूरे स्टेडियम में फैल गईं। लेकिन जैसे ही टक्कर हुई, फेमिलिया के एम्परर्स के चेहरों से वो घमंडी मुस्कान गायब हो गई। उमंग और रणविजय न सिर्फ उनके वार को रोक रहे थे, बल्कि उन्हें पीछे धकेल रहे थे। उमंग, जो शांत दिखता था, लड़ते वक्त किसी तूफान से कम नहीं था, और रणविजय भले ही घमंडी था, लेकिन उसके मुक्कों में गजब की ताकत थी। चारों एम्परर्स एक दूसरे से भिड़ गए। धूल, ऊर्जा और स्पिरिचुअल एनर्जी के गोले इधर उधर उड़ने लगे। ये बराबरी का मुकाबला था, कोई किसी से कम नहीं था। इस पूरे कोलाहल के बीच अरीना के एक कोने में एक अजीब सा नजारा था। ड्यू और एल्डर रैल, वे दोनों ऐसे खड़े थे जैसे बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हों। ड्यू ने अपने हाथ छाती पर बांध रखे थे और एल्डर रैल अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। वे लड़ाई में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। यह देखकर फेमिलिया की हंटर चीफ को मजाक सूझा। उन्होंने डेविल की ओर मुड़कर एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, लगता है मूनलाइट के लोगों को लड़ना नहीं आता। जरा देखो उन्हें, कैसे डर कर एक कोने में दुबके खड़े हैं। शायद रास्ता भूल गए हैं बेचारे। फेमिलिया के डेलीगेशन में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन डेविल और आयत दोनों ने फेमिलिया के चीफ की बात को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे किसी ने कोविड के जमाने में छींक दिया हो। पूरी तरह इग्नोर। उन्होंने चीफ की तरफ देखा तक नहीं। आयत की नजरें तो नीचे ग्राउंड पर थीं, लेकिन उसका ध्यान ड्यू और रैल पर था। उसने अपनी रेशमी जुल्फों को कान के पीछे किया और बहुत ही सामान्य लहजे में, जैसे वो मौसम या खाने की बात कर रही हो, डेविल से पूछा, वैसे आपको क्या लगता है, एल्डर रैल और ड्यू में से कौन जीतेगा? सन्नाटा। आयत का यह सवाल फेमिलिया के चीफ के गाल पर तमाचे से भी जोरदार था। उसने ये नहीं पूछा कि क्या वे जीतेंगे या क्या वे बच पाएंगे। उसने सीधे ये पूछा कि उन दोनों में से कौन जीतेगा,
इसका सीधा मतलब ये था कि बाकी के 6 एम्परर्स फेमिलिया और डीएच लैंड के आयत की नज़र में पहले ही हार चुके थे। वो तो बस भीड़ का हिस्सा थे। फेमिलिया के हंटर चीफ और आर्ना जो डीएच लैंड की तरफ से देख रही थी, को ये बात सीधे दिल पर लगी। ये कैसा अहंकार था। डेविल ने आयत की ओर देखा। मास्क के पीछे उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसे आयत का ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। उसने नीचे मैदान में खड़े अपने दोनों साथियों को देखा और एक विशेषज्ञ की तरह जवाब दिया। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि आसपास खड़े सभी लोग सुन सके। ये एक दिलचस्प सवाल है। डेविल ने एल्डर रैल की ओर इशारा किया। देखो, एल्डर रैल एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह हैं। उनकी उम्र, उनका तजुर्बा और उनकी स्किल्स ड्यू से कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं। वे युद्ध की कला जानते हैं, वे धैर्य जानते हैं। अगर ये एक टूर्नामेंट है जहां नियम है, पॉइंट्स हैं, तो जीतने के चांसेस एल्डर रैल के ज्यादा है। वो ड्यू को अपनी तकनीक से पछाड़ देंगे। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। डेविल का विश्लेषण सटीक लग रहा था। फिर डेविल की नजर ड्यू पर गई, जो अभी भी पत्थर की तरह खड़ा था। डेविल की आवाज थोड़ी गहरी और खतरनाक हो गई। लेकिन उसने आयत की आंखों में देखा। लेकिन अगर ये मैच लाइफ एंड डेथ का होता, अगर यहां नियम नहीं होते और सिर्फ एक को जिंदा बचना होता, तो ड्यू जीतता। हॉल में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? आयत ने पूछा। क्योंकि ड्यू योद्धा नहीं है, डेविल ने ठंडे स्वर में कहा। वो एक हत्यारा है। मैंने उसे साइलेंट किलर का नाम दिया है। वो लड़ता नहीं है, वो खत्म करता है। वो एक ऐसी मशीन है जो अपने से 10 गुना ताकतवर दुश्मन को भी मारने के लिए सिर्फ एक मौका और एक हिट ढूंढती है, और यकीन मानो उसे वो मौका मिल ही जाता है। डेविल ने अपनी बात खत्म की। इसलिए बैटलफील्ड में जहां मौत नाचती है, वहां ड्यू सबसे खतरनाक है। ये सुनकर फेमिलिया के प्रेसिडेंट और हंटर चीफ की हंसी गायब हो गई। वे घबराहट में नीचे ड्यू को देखने लगे। क्या वो सच में इतना खतरनाक है, या डेविल बस डींगे हाँक रहा है? जो स्टीमर जो ये सब सुन रहा था, उसने कैमरे में देखकर धीरे से कहा, गाइस, मुझे लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। वो जो कोने में खड़ा है ना, वो स्लीपिंग लायन है और वो जागने वाला है। मैदान में ड्यू ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में एक लाल चमक कौन थी। मजाक का वक्त खत्म हो चुका था। अब क्या होगा जब ड्यू और एल्डर रैल एक्शन में आएंगे? क्या फेमिलिया का घमंड टूटेगा और क्या उमंग और रणविजय इस तूफान का सामना कर पाएंगे? कहानी अब अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर है। बालकनी में खड़े सभी लोग ड्यू की तारीफ सुनकर हैरान थे। डेविल ने उसे साइलेंट किलर कहा था, लेकिन देखने में वो सिर्फ एक शांत खड़ा दरबान लग रहा था। ड्यू ने डेविल की बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में एक वफादारी की चमक आ गई। उसने अपनी बगल में खड़े एल्डर रैल की ओर देखा और एक भारी गंभीर आवाज में कहा, एल्डर, सब संभाल लेना। मूनलाइट की इज्जत अब आपके कंधों पर है। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। एल्डर रैल मुस्कुराए, अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। वो ड्यू का इशारा समझ गए थे। उनको पता था कि ड्यू क्या करने वाला है। अभी एल्डर रैल कुछ कहते उससे पहले ही शूम, ड्यू वहां से गायब हो गया। हवा में सिर्फ उसके होने का एक हल्का सा एहसास बाकी रह गया। मैदान में जंग छिड़ी हुई थी। रणविजय, डीएच लैंड का घमंडी एम्परर, फेमिलिया के लीडर एम्परर पर भारी पड़ रहा था। रणविजय ने अपनी मुट्ठी में जबरदस्त ऊर्जा भरी और एक घातक पंच मारने के लिए आगे बढ़ा। उसका निशाना फेमिलिया के लीडर का चेहरा था। वो इस मैच को यहीं खत्म करना चाहता था। लेकिन ठीक उसी पल रणविजय के पैरों के नीचे की परछाई शैडो में एक हलचल हुई। वो परछाई काली स्याही की तरह ऊपर उठी और ठोस बन गई। इससे पहले कि रणविजय का मुक्का अपने निशाने पर लगता, एक काला हाथ हवा में उभरा और उसने रणविजय की कलाई थाम ली। खटाक! पकड़ इतनी मजबूत थी कि रणविजय का हाथ वहीं जाम हो गया। रणविजय की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? वो परछाई और कोई नहीं, ड्यू था। ड्यू ने रणविजय को एक तिनके की तरह पीछे धक्का दे दिया। रणविजय लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर था, बस ड्यू के अचानक आने और हमला करने से वो खुद को संभाल नहीं पाया था। अब ड्यू फेमिलिया के लीडर के सामने खड़ा था। फेमिलिया का लीडर अभी संभल भी नहीं पाया था कि ड्यू ने हवा में छलांग लगाई। धड़ाम! एक जोरदार किक सीधे लीडर की छाती पर पड़ी। लीडर किसी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ गया। ड्यू जमीन पर नहीं रुका,
वो हवा में ही गायब हुआ और लीडर के गिरने से पहले ही उसके ऊपर प्रकट हो गया। बूम! एक और लात सीधे नीचे की ओर। लीडर उल्का पिन की तरह जमीन की तरफ गिरा। वो स्टेज से बाहर गिरने ही वाला था, जो हार मानी जाती। लेकिन ड्यू का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही लीडर स्टेज की बाउंड्री पार करने वाला था, ड्यू ने बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, वो लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने लीडर को हवा में ही रोका और अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का उसके सीने पर जड़ दिया। लीडर किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह स्टेज के ठीक बीचों बीच जाकर गिरा। धूल का गुबार उठा। ये सब कुछ सिर्फ 3 सेकंड के अंदर हुआ था। बालकनी में सन्नाटा छा गया। फेमिलिया के हंटर चीफ का मुंह खुला रह गया। डीएच लैंड के लोग भी सन्न थे। ये रफ्तार, ये ताकत, ये टॉप एम्पेरर लेवल की चीज थी। रणविजय का ईगो बुरी तरह आहत हुआ था। उसकी लड़ाई के बीच में कोई आ गया और उसे धक्का दे दिया। वो गुस्से से लाल हो गया। अपनी मुट्ठियां कसते हुए वो ड्यू की ओर बढ़ा। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़ाई के बीच में आने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? रणविजय ड्यू पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक साया उसके और ड्यू के बीच में आ गया। ये एल्डर रैल थे। उनके चेहरे पर एक शरारती दादाजी वाली मुस्कान थी। अरे बेटा, शांत हो जाओ, एल्डर रैल ने बड़े प्यार से कहा। वो ड्यू है, वो थोड़ा व्यस्त है अभी। वो उस फेमिलिया वाले की मरम्मत कर रहा है। तब तक हम बात करते हैं ना। क्यों बेकार में अपना बीपी बढ़ा रहे हो? रणविजय ने एल्डर रैल को ऊपर से नीचे तक देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। रणविजय ने हिकारत से हंसते हुए कहा, हटो सामने से बुढ़ऊ, तुम्हारी उम्र हो गई है। जाकर किसी पार्क में कबूतरों को दाना डालो और आराम करो। यहां लड़ने आए तो अगर इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ेगी भी नहीं, प्लास्टर लगाकर घूमना पड़ेगा। ये सुनकर एल्डर रैल की आंखों में एक चमक आ गई। बड़े बदतमीज हो तुम, रैल ने सिर हिलाते हुए कहा। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। लगता है तुम्हें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। एल्डर रैल ने अपनी जेब से एक सुंदर सा नाजुक सा लाल फूल निकाला। उन्होंने बड़े इत्मीनान से उस फूल को अपनी कमर के बेल्ट में अटका दिया। फिर उन्होंने रणविजय को चुनौती दी। सुनो बच्चे, हम लड़ेंगे नहीं, बस एक छोटा सा खेल खेलते हैं। तुम्हें बस ये फूल मुझसे लेकर दिखाना है। अगर तुमने इस फूल की एक पंखुड़ी भी गिरा दी या इसे मुझसे छीन लिया तो मैं अपनी हार मानकर चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। मंजूर? रणविजय को लगा ये मजाक है। एक बूढ़े से एक फूल छीनना, ये तो बाएं हाथ का खेल है। रणविजय ने अपनी उंगलियां चटकाईं। बुढ़े को हारने का शौक है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो आ जाओ। रणविजय ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा किया। उसका शरीर चमकने लगा। वो एक चीते की रफ्तार से एल्डर रैल पर झपटा। स्विश! उसने एल्डर रैल की कमर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एल्डर रैल हवा की तरह सरक कर उसके बाईं ओर खड़े थे। रणविजय ने फिर हमला किया। स्विश स्विश स्विश! एक पल में रणविजय ने सैकड़ों हमले कर दिए। उसके हाथ और पैर सिर्फ धुंधले साए की तरह दिख रहे थे। लेकिन एल्डर रैल, वो तो जैसे सुबह की सैर कर रहे हों। वो कभी हल्का सा झुकते, कभी एक कदम पीछे हटते, कभी सिर्फ अपनी कमर घुमाते। उनके हाथ उनकी पीठ पीछे बंधे थे। रणविजय का एक भी वार, यहां तक कि उसकी हवा भी एल्डर रैल को छू नहीं पा रही थी। वो फूल उनकी कमर पर सुरक्षित लहरा रहा था, मानो रणविजय को चिढ़ा रहा हो। मैदान के दूसरी तरफ ड्यू अभी भी हाथ बांधे किसी सख्त उस्ताद की तरह फेमिलिया के लीडर एम्परर के सामने खड़ा था। फेमिलिया का लीडर, जो अभी अभी अपनी पिटाई खाकर उठा था, धूल झाड़ रहा था। बालकनी में फेमिलिया के हंटर चीफ और प्रेसिडेंट की हालत खराब थी। उनकी मुट्ठियां गुस्से और डर से सफेद पड़ गई थीं। फेमिलिया का चीफ मन ही मन बुदबुदाया, ये ड्यू, ये तो देखने में नॉर्मल सा बॉडीगार्ड लगता था। ये हमारे टॉप एम्परर को ऐसे कैसे पीट रहा है जैसे कोई बच्चा हो। ये ताकत, ये नॉर्मल नहीं है। तभी उसकी नजर मैदान में अपने एम्परर लीडर पर पड़ी। फेमिलिया के चीफ के चेहरे पर एक राहत भरी कुटिल मुस्कान आ गई। हाँ, यही तो चाहिए। मैदान में फेमिलिया के एम्परर ने अपनी जेब से एक छोटी लाल रंग की गोली निकाली। उसने ड्यू की ओर देखा, जो उसे ही घूर रहा था। एम्परर ने मन ही मन सोचा, बच गया। शुक्र है हमने एम्परर लेवल के लिए भी वो पावर बूस्टर सिरम को इस गोली में बदल लिया।
ये गोली मुझे पीक एम्परर की ताकत देगी। अब देखता हूं ये मूनलाइट का कुत्ता मेरे सामने कैसे टिकता है। उसने तुरंत वो गोली अपने मुंह में डाली और निगल ली। ड्यू ने उसे नहीं रोका, वो बस खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो जो करना है कर ले, अंत तो तेरा वहीं होगा। दूसरी ओर खड़ा जोजो ये सब हैरानी से देख रहा था। बाप रे, जोजो चिल्लाया, गाइस देखा आपने, मूनलाइट के फाइटर्स भी डेविल भाई की तरह ओपी हैं। वो बूढ़े दादाजी तो फ्लैश से भी तेज हैं और ड्यू सर का स्वैग तो अलग ही लेवल का है। लेकिन तभी जोजो की नजर फिमिलिया के एम्परर पर पड़ी। लेकिन रुको, ये क्या? जोजो ने कैमरा जूम करवाते हुए कहा, फिमिलिया का एम्परर कुछ खा रहा है। वो क्या है? क्या एक फ्रेंडली बैटल में ड्रग्स या बूस्टर लेना अलाउड है? ये तो खुलेआम चीटिंग है बॉस। बालकनी में भी ये बात छिप नहीं सकी। डीएच लैंड के हंटर चीफ की बाज जैसी नजरों ने वो गोली देख ली थी। उन्होंने तुरंत फिमिलिया के चीफ की ओर मुड़कर कड़े स्वर का पूछा, चीफ, क्या आप हमें उस गोली के बारे में बताना चाहेंगे जो आपके खिलाड़ी ने अभी अभी निगली है? फिमिलिया का चीफ जरा भी नहीं झेपा। उसने डिटाई से मुस्कुराते हुए कहा, ओ वो कुछ खास नहीं, बस वो उस पावर बूस्टर सिरम का ही एक एडवांस वर्जन है, थोड़ा अलग है, हाई लेवल का है। ये एक एम्परर को कुछ देर के लिए पीक एम्परर लेवल की ताकत दे देता है, बस छोटा सा सप्लीमेंट है। डीएच लैंड का चीफ गुस्से से लाल हो गया। सप्लीमेंट? आप खुलेआम रूल्स तोड़ रहे हैं। ये एक फ्रेंडली मैच था बिना हथियारों के और आप डोपिंग करवा रहे हैं। फिमिलिया का चीफ हंसा, कौन से रूल्स? मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा कोई रूल बनाया था कि दवाई नहीं खा सकते। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। उसकी बेशर्मी देखकर डीएच लैंड के एम्परर्स आरना और शिवाय, जो अब जाग चुका था, भी हैरान थे। तभी डेविल की आवाज आई, रहने दीजिए चीफ। सबकी नजरें डेविल पर गईं। वो बिल्कुल शांत था। उसने डीएच लैंड के हंटर चीफ के कंधे पर हाथ रखा। आप बस मुकाबला देखिए, मजा खराब मत कीजिए। ये सुनकर डीएच लैंड और फिमिलिया के चीफ दोनों हैरान रह गए। इसको डर नहीं लग रहा? पीक एम्परर लेवल मजाक नहीं होता। आरना, जो पास ही खड़ी थी, मनी मन सोचने पर मजबूर हो गई। पीक एम्परर लेवल मतलब लगभग मेरी या शिवाई जितनी ताकत। क्या ये ड्यू, जो डेविल का सिर्फ एक सेनापति है, वो उस ताकत का सामना कर पाएगा? क्या मूनलाइट के ये डेमी ह्यूमंस सच में इतने पावरफुल हो चुके हैं या डेविल पागल है? मैदान में गोली का असर शुरू हो चुका था। फिमिलिया के एम्परर की नसों में जहर और ताकत दोनों दौड़ रहे थे। उसकी आभा भयानक रूप से बढ़ने लगी थी। हवा में कंपन होने लगा और ड्यू ने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई, अपनी उंगलियां चटकाई और एक उबासी ली। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्या पीक एम्परर की ताकत ड्यू को हरा पाएगी या ड्यू का हत्यारा रूप कुछ ऐसा करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? और एल्डर रायल के फूल का क्या होगा? कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है।